मैं जब भी खाना खाता हूँ तो खाने को मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यहाँ तक कि अपने दोनों पैर भी मिट्टी के अंदर धंसा लेता हूँ। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब मैं मिट्टी हटाता हूँ तो सारा खाना राख बनकर उड़ चुका होता है और मेरी भूख भी मिट जाती है। असल में मैं एक पेड़ का दानव हूँ जो इंसान के भेष में छिपा है। मुझे लगा था कि मैं इंसानों के इस संप्रदाय में छुपकर चुपचाप अपनी शक्तियाँ बढ़ा लूंगा, पर एक दिन सीनियर गुरु भाई लू चांगशो बाकी जूनियर्स को लेकर अचानक पुस्तकालय आ धमके। वे लोग उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी ढूंढ रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर संप्रदाय के किस बुजुर्ग का अंत समय आ गया है। तभी लू चांगशो ने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, जूनियर भाई, क्या हाल ही में संप्रदाय में उम्र बढ़ाने वाली कोई नई जड़ी बूटी आई है? पुस्तकालय का काम संभालने की वजह से मैंने सच बता दिया, नहीं, सब पुरानी ही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, एक शिष्य ने अचानक महान बंजर भूमि नाम की किताब ऊपर उठाते हुए कहा, इसमें उम्र बढ़ाने का तरीका लिखा है। यह सुनते ही बाकी शिष्य भी जल्दी से उसके आसपास जमा हो गए। सिर्फ मेरी ही धड़कनें तय हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत रख सकूं। उस शिष्य ने सबके सामने पढ़ना शुरू किया, युआनशियू पहाड़ पर एक अमर पेड़ है, उसे खाने से इंसान अमर हो सकता है। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं उन लोगों से दूर खिसकने ही वाला था कि तभी लू चांगशो बोल पड़ा, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वह महान बंजर भूमि खतरों से भरी है। हमारे लिंगशू संप्रदाय की तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े और ताकतवर संप्रदाय भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। चलो यहाँ से कहीं और जाकर पता करते हैं। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और चुपके से एक राहत की सांस ली। मैंने जल्दी से उस महान बंजर भूमि वाली किताब को सबसे नीचे छिपा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि अब कोई इस पर ध्यान न दे, क्योंकि मैं ही वह अमर पेड़ हूँ जिसका जिक्र उस किताब में था। जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझ में सिर्फ इंसान का रूप लेने की ही ताकत थी। उसी दौरान लिंगशू संप्रदाय में नए शिष्यों की भर्ती चल रही थी। मैं डर के मारे कहीं और नहीं गया और किस्मत से मेरा चुनाव भी हो गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी आध्यात्मिक जड़ें इतनी कमजोर होंगी। 10 सालों से ज्यादा साधना करने के बाद भी मैं सिर्फ दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाया। इसलिए मुझे इस पुस्तकालय में किताबें संभालने के काम पर लगा दिया गया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। माना कि मैं अमर हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे अंदर की दानवी ऊर्जा को काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर इंसानी साधुओं को इसकी भनक भी लग गई तो वो मुझे जिंदा चबा जाएंगे। इस दानवी ऊर्जा को छिपाने के लिए मुझे अपनी शक्तियों को हर हाल में बढ़ाना होगा। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी एक पर्ची ने मेरी किस्मत पलट कर रख दी। उस दिन मैं हमेशा की तरह शिष्यों द्वारा लाए गए कागजात दर्ज कर रहा था कि किसने कौन सी जड़ी बूटी खोजी है और उन जड़ी बूटियों के क्या फायदे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 10वीं पर्ची खोली, उसमें जो लिखा था उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। बरगद के पेड़ का दानव राहगीरों को मारकर उनके खून और मांस से पोषण लेता है। आगे उसमें खून और मांस को पचाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का तरीका भी लिखा था। मैं उसी पल गहरी सोच में डूब गया। क्या मैं शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहा था? पेड़ पौधों को अच्छी तरह बढ़ने के लिए खाद की जरूरत होती है, तो क्या मुझ जैसे पेड़ के दानव के लिए भी यही सच है? इससे पहले मैं इंसानों की तरह ही दवाइयाँ खाकर और साधना करके अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा था, पर पता नहीं क्यों मैंने खून और मांस को पचाने वाला वो तरीका सिर्फ याद कर लिया, लेकिन उसे आजमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभी मैं पोषण का इंतजाम नहीं कर सकता, मुझे अगले महीने तक इंतजार करना होगा। संप्रदाय हर महीने साधना का सामान बांटता है। मुझे हर महीने केवल एक निम्न स्तर की ची रिफाइनिंग पिल मिलती है। रात होने पर मैंने पहले बरगद के पेड़ के दानव की साधना विधि को आजमाने का फैसला किया। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी, मैंने उत्साह से अपनी आंखें खोली। ये संप्रदाय की लिंगशू तकनीक से दोगुनी तेज थी। सच में एक दानव को दानवों वाली तकनीक का ही अभ्यास करना चाहिए। मैं बस आगे साधना करना ही चाहता था, लेकिन तभी अगले ही पल मैं अचानक से रुक गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में एक दानवी आभा पैदा हो गई है और मेरे डैनेटियन के अंदर पेड़ के दानव की शक्ति जैसे ही लिंगशू तकनीक से टकराई, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब तक मैं अपनी इंसानी शक्तियों को खत्म नहीं कर देता, तब तक मेरे लिए एक साथ दानवी तकनीक का अभ्यास करना नामुमकिन था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, अपनी शक्तियों को खत्म करना तो मुमकिन नहीं है और खुद को दानवी आभा से भर लेना भी सही नहीं रहेगा। इसलिए अगले दिन सुबह मैं जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ गया। जब मैं सिर झुकाए कोई उपाय ढूंढ रहा था, तभी सीनियर भाई लू चांगशो हाथ में एक किताब लिए अचानक मेरे पास आ गए। जूनियर भाई, 3 दिनों के अंदर इन दानवों की भाषा को सीख लो। पर इसे सीखने का क्या काम है? मुझे लगा कि शायद सीनियर भाई को मेरे दानव होने की सच्चाई पता चल गई है, लेकिन मेरी सोच के उलट
उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। 3 दिन बाद मैं तुम्हें दानवों से पूछताछ करने के लिए ले जाऊंगा, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत हाँ कह दिया। बस मेरा राज्य नहीं खुलना चाहिए, लेकिन मेरी उम्मीद से परे। मैंने दानवों की भाषा वाली उस किताब पर बस एक नज़र डाली और उसका एक एक शब्द मेरे दिमाग में गहराई से छप गया, जैसे कि मुझे यह भाषा पहले से ही आती हो। तीसरे दिन वादे के मुताबिक सीनियर भाई मुझे स्पिरिट स्वॉर्ड पीक की जेल में ले गए। मुझे जैसे ही पूछताछ वाले कमरे में लाया गया, उन्होंने बस एक बात कही, अब ये तुम्हारे हवाले है। इतना कहकर वो मुड़े और चले गए। कमरे के अंदर सिर्फ हथियार बनाने वाले गुट के एक सीनियर भाई निये चिऊ मौजूद थे। पता नहीं किस वजह से उन्हें दानवों से पूछताछ करने के लिए यहाँ भेजा गया था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से जेल से एक तेंदुए के दानव को बाहर निकाला और उसे टॉर्चर करने वाले लोहे के हुक पर लटका दिया। उस भयानक दर्द से तेंदुए का दानव तुरंत होश में आ गया। वह अपना मुंह खोलकर दहाड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उस पर एक बेरहम कोड़ा बरसा। निये चिऊ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि शांति से रहो, इससे मेरी भी थोड़ी मेहनत बचेगी। लेकिन तभी मैंने सावधानी से टोकते हुए कहा, सीनियर भाई निये, यह रहम की भीख मांग रहा है। निये थोड़ा हैरान हुए और उलझन में बोले, क्या सच में ये कह रहा है कि इसने बस कुछ इंसानों को खाया है, लेकिन हमारे लिंगशु संप्रदाय को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उनकी भाषा का अनुवाद करता रहा। जल्द ही उस भयानक टॉर्चर के आगे तेंदुए के दानव ने अपनी साधना के सारे तरीके उगल दिए और मैंने वो सब कुछ दर्ज कर लिया। निये चिऊ ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। इससे पूछो कि यह इंसानों को क्यों मारता है। तेंदुए के दानव ने ईमानदारी से जवाब दिया, इंसानों का मांस और खून हमारे लिए बहुत ही ताकतवर खुराक है। मुझे लगा था कि वो लोग तेंदुए के दानव को छोड़ देंगे, लेकिन मेरा अनुवाद सुनते ही निये चिऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक ही वार में तेंदुए के दानव को काट डाला। मुझे बेवजह इंसानों को मारने वाले इन दानवों से सख्त नफरत है। ये इसी लायक है कि हम इनकी जान निकाल लें। जैसे जैसे एक एक करके दानवों से पूछताछ होती गई, मुझे एहसास हुआ कि दानव चाहे किसी भी तरह के हों, अंत में वे खून और मांस के लालच को रोक नहीं पाते और इंसानों को मारने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उन सब का अंजाम निये चिऊ के हाथों मौत ही था। अब मेरी अपनी जान खतरे में है। जाहिर है उनके लिए हमदर्दी दिखाने का वक्त नहीं था। मैंने उनकी सारी साधना विधियों को दर्ज कर लिया। साथ ही मेरे मन में एक सवाल भी उठा कि हमारा संप्रदाय अचानक राक्षसों की साधना विधि में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। दोपहर के आराम के वक्त निये चिऊ ने बड़ी खुशी से मुझे खाना खिलाया। राक्षसी भाषा आने से सच में काम बहुत आसान हो गया था। पहले तो मुझे उनका एक लफ्ज भी समझ नहीं आता था। दोपहर के खाने के बाद निये चिऊ ने राक्षसों से कोई पूछताछ नहीं की, बल्कि उसने मुझे राक्षसों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बुला लिया। जो हिस्से दवा बनाने के काम आ सकते थे, उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया। उनकी मजबूत हड्डियों को भी अलग रख लिया, ताकि बाद में जादुई हथियार वगैरह बनाने के काम आ सके। और जो बचा खुचा बेकार हिस्सा था, वो हमें मिल गया। निये चिऊ ने मांस और खून से भरी एक बड़ी सी बाल्टी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे ले जा, पका कर खा लेना। तुम्हारे क्यूई साधना के स्तर के लिए यह काफी काम आएगा। मैं हल्का सा चौंका। तो लू चांगशोउ जिस फायदे की बात कर रहा था, वो यही था। मुझे वैसे भी अपनी साधना के लिए ताकत की जरूरत थी। हम रात तक इसी काम में लगे रहे। मैं उस मांस की बाल्टी को लेकर अपनी लकड़ी की झोपड़ी में आ गया। हालांकि ये सिर्फ बचा खुचा हिस्सा था, लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वो किसी साधारण ऊर्जा गोली से कम नहीं थी। मैंने बाल्टी में रखे उस मांस को देखा और अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे उसके अंदर डाल दिया। अगले ही पल मेरा हाथ अचानक जड़ों में बदल गया और वृक्ष आत्मा की मांस शोधन विधि का इस्तेमाल करते हुए उन जड़ों ने तेजी से मांस को सोखना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने लिंगशु रहस्यमयी विद्या का भी प्रयोग किया, ताकि इस शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समा सकूं। पेड़ पौधों की इस साधना से राक्षसी ऊर्जा पैदा होती है। जब तक इसका कोई तोड़ नहीं मिल जाता, मुझे लिंगशु विद्या का अभ्यास करना ही होगा। प्रकृति से ऊर्जा सोखने की मेहनत बच जाने और सीधे मांस से ऊर्जा लेने के कारण मेरी साधना की रफ्तार दोगुनी हो गई थी। सच में मांस और खून सोखकर राक्षसों की ताकत कितनी जल्दी बढ़ती है। इस तरह मैं दिन में एक अनुवादक का काम करता रहा और रात में मांस सोखकर अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। ये तब तक चला जब तक मुझे मेरी साधारण ऊर्जा गोली नहीं मिल गई। एक पूरी रात की साधना के बाद मैं कामयाबी के साथ क्यूई साधना के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि मैंने किसी तरह अपने अंदर की राक्षसी ऊर्जा को दबा तो लिया था, लेकिन मेरी साधना विधि की समस्या अभी सुलझी नहीं थी। मुझे क्या पता था कि एक बहुत बड़ा मौका मेरा इंतजार कर रहा है। उस दिन जैसे ही मैं जेल पहुंचा, मैंने देखा कि एक छोटा सा हरा बैल मुझे कनखियों से देख रहा है और फिर उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली।
मैं आगे बढ़कर उसे देखने ही वाला था कि नीचियो ने हंसते हुए कहा, गुरु भाई, क्या बैल का मांस खाना चाहोगे? बाहर शिष्यों ने एक बैल राक्षस को पकड़ा है। यह कहते हुए उसने उस छोटे हरे बैल को सीधा बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो उसे लोहे के हुक पर लटकाने वाला था, मैंने अचानक उसे रोकते हुए कहा, गुरु भाई, अभी इसे सजा मत दो। ये जगा हुआ है, बस सोने का नाटक कर रहा है। मेरी बात सुनकर नीचियो बुरी तरह चौंका। वो तुरंत पीछे हट गया और वो छोटा हरा बैल भी घबराकर अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। सामने सजा देने वाले खतरनाक हथियारों को देखकर उस बैल की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। दवा देने के बाद भी ये जगा हुआ है, कहीं ये आधार निर्माण स्तर का कोई महादानव तो नहीं? नीचियो ने हैरानी से कहा, पहले मैं इससे पूछताछ करता हूँ। यह कहकर मैंने राक्षसों की आम भाषा में उससे पूछा, अपनी साधना विधि और तुमने सोचने समझने की शक्ति कैसे हासिल की? सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन पता नहीं क्यों वो छोटा हरा बैल मुझे एकदम खाली नजरों से देख रहा था। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए सोचा, क्या इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही? तभी नीचियो की आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तो फिर मुझे ही इसे सजा देनी होगी। यह कहकर उसने पास पड़ी बेंत की चाबुक उठा ली। वो छोटा हरा बैल डर के मारे जमीन पर दुबक गया और बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी, यह सुनकर मेरे चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। सीनियर भाई, यह प्राचीन दैत्यों की भाषा है। यह पूछ रहा है कि हमने इसे क्यों पकड़ा है। सच कहूँ तो इस नीले बैल ने एक बात और पूछी थी कि इसे मेरे अंदर से एक जानी पहचानी और अपनी सी महक क्यों आ रही है। मैंने तुरंत इस सवाल को अनसुना कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात सुनकर नीचियो के चेहरे पर अचानक गजब की खुशी छा गई। ये तो एक प्राचीन दैत्य का बच्चा है। प्राचीन दैत्यों के अंदर सदियों पुराना खून दौड़ता है। खून जितना शुद्ध होगा, उसकी ताकत उतनी ही खौफनाक होगी। इससे पूछो कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। अगर इसके माँ बाप जिंदा हैं, तो हमें इसे पूरे सम्मान के साथ वापस छोड़ना होगा, क्योंकि एक बड़े और असली प्राचीन दैत्य से पंगा लेने की औकात हमारे लिंग शू संप्रदाय की बिल्कुल नहीं है। मेरा अनुवाद सुनकर छोटे नीले बैल ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। मैं तो इसी पहाड़ में पैदा हुआ था। ये पता चलते ही नीचियो तुरंत पलटा। छोटे भाई, तुम यहीं रुको, मैं जाकर बड़ों को खबर देता हूँ। ये कहकर वह तेजी से वहाँ से निकल गया। अगर बिना माँ बाप वाले प्राचीन दैत्य को अच्छे से पाल लिया जाए, तो भविष्य में वह संप्रदाय की रक्षा करने वाला एक महान दानव राज बन सकता है। कुछ ही देर बाद नीचियो संप्रदाय के बुजुर्ग पाइयू छुआन के साथ वहाँ वापस आ गया। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। तुम इस नीले बैल से पूछो, क्या यह मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है? मैंने तुरंत उससे पूछा, लेकिन छोटा नीला बैल एकदम चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। तब मैंने प्राचीन दैत्यों की भाषा में उससे कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन्हें अपना गुरु मान लो। बुजुर्ग तुम्हें अपनी शक्तियाँ बढ़ाना भी सिखाएंगे और उसके लिए सारी चीजें भी देंगे। यह सुनकर नीले बैल ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया और उसी वक्त सिर झुकाकर बोला, यह छोटा दैत्य तैयार है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब। आज से यह गुरु तुम्हें एक महान दानव राज बनाएगा। मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। आखिर मेरी असलियत भी किसी प्राचीन दैत्य से कम तो नहीं है। खैर छोड़ो, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक अमर वृक्ष हूँ, तो मुझे अपना शिष्य बनाना तो दूर की बात है, ये मुझे जिंदा ही निगल जाएंगे। लेकिन इस बार मुझे खाली हाथ भी नहीं लौटना पड़ा। बुजुर्ग पाई ने जाते जाते मुझे उच्च दर्जे की शक्ति वर्धक गोलियों की एक पूरी शीशी दे दी। मैं अपने नए शिष्य को लेकर चलता हूँ। ये कहकर वे छोटे नीले बैल को अपने साथ ले गए। इसकी तो किस्मत ही चमक गई। नीचियो ने जलते हुए कहा, हाँ, मुझे भी जलन हो रही है। दोनों ही दैत्य हैं, फिर भी इज्जत में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? रात होने पर मुझे हमेशा की तरह मांस और खून से भरी एक बाल्टी मिली, लेकिन जाते समय नीचियो ने मुझे समझाते हुए कहा, उन उच्च दर्जे की गोलियों के बारे में किसी को मत बताना। मैंने हाथ जोड़कर कहा, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर भाई। उच्च दर्जे की गोलियां अभ्यास के 7वें स्तर वाले शिष्यों के लिए होती हैं। यहाँ तक कि लू छांग शो जैसे छठे स्तर के शिष्य को भी महीने में सिर्फ मध्यम दर्जे की गोलियां ही मिलती हैं। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं अपनी लकड़ी की कुटिया में वापस लौटूंगा, तो देखूंगा कि लू छांग शो वहाँ पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। सुना है तुमने एक प्राचीन दैत्य को ढूंढा है, तो यकीनन बुजुर्ग पाई ने तुम्हें बहुत सा इनाम भी दिया होगा। उसे लग रहा था कि मैं इनाम की चीजें छुपाकर रख लूंगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं खुद आगे बढ़कर वे गोलियां उसे सौंप दूंगा। लू छांग शो ने शीशी खोली और उसमें 10 गोलियां देखकर वो एकदम हैरान रह गया। तुमने इनमें से एक भी गोली नहीं ली? सीनियर भाई, आपने ही तो मुझे दैत्यों की भाषा सिखाई थी।
उसी वजह से तो मैं उस प्राचीन दैत्य से मिल पाया। मैं तो खुद सोच रहा था कि ये आपको कैसे ला कर दूं। मैंने पूरी इज्जत का नाटक करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसने सिर हिलाया और एक छोटी सी शीशी बाहर निकाली। मैं भी तुम्हारा ये इनाम मुफ्त में नहीं लूंगा। ये लो मध्यम दर्जे की गोलियों की एक शीशी। मैंने भी तुरंत खुश होने का नाटक करते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर भाई, अच्छे से काम करो, आगे कुछ अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। यह कहकर लू छांगशो खुशी वहाँ से चला गया। मेरी अभी जितनी ताकत है उसमें मुझे बस चुपचाप अपनी ताकत बचानी होगी। एक अमर पैर होने के नाते मेरे पास जिस चीज की कोई कमी नहीं है वो है समय। सुबह होने तक मैंने सारा मांस और खून और 2 मीडियम क्वालिटी की ची पिल्स को पचा लिया था और सफलतापूर्वक ची कल्टीवेशन के चौथे लेवल पर पहुंच गया। उसके बाद मैं लकड़ी की बाल्टी उठाकर जेल की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि न्येछियो मुझे देखते ही जो पहली बात कहेगा वो मुझे पूरी तरह से हैरान कर देगी। क्या तुम्हारी पिल्स लू छांगशो ने ले ली हैं? तुम्हारी जो हैसियत और ताकत है ना, तुम हाई क्वालिटी की पिल्स को अपने पास नहीं बचा सकते। यह सुनकर मैं अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, सीनियर लू बहुत नेक इंसान है, उन्होंने मुझे बदले में मीडियम क्वालिटी की पिल्स की एक शीशी भी दी है। लेकिन न्येछियो ने तंज कसते हुए कहा, हाँ वो तो बहुत ही महान इंसान है, 10 मीडियम पिल्स मिलकर भी एक हाई क्वालिटी पिल की बराबरी नहीं कर सकती। खैर, हम जैसों की किस्मत में ही दूसरों से दबकर रहना लिखा है। लेकिन उसे जिस बात पर हैरानी हुई वो ये थी कि मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जताया कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि मुझे वो हाई क्वालिटी पिल चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए अपनी जान की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर मैं चुपचाप वो पिल उसे नहीं देता तो कम से कम वो मुझे बुरी तरह पीटता और फिर उसे छीन लेता, और कहीं लड़ाई में घायल होने पर मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाती तो फिर मेरी मौत पक्की थी। वैसे भी मेरे पास आराम से कल्टीवेशन करने के लिए बहुत समय है, इसलिए मैंने उससे पूछा, सीनियर न्या, क्या आज आप मुझे थोड़ा ज्यादा मांस दे सकते हैं? न्येछियो थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये पूरी बाल्टी तुम्हारे खाने के लिए काफी नहीं है? जवाब में मैंने उसकी मजबूत बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आजकल मैं अपनी फिजिकल कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी मांस चाहिए। मैं भी सीनियर की तरह एक शानदार बॉडी बनाना चाहता हूँ। असल में मेरे मन में एक बात और थी जो मैंने उसे नहीं बताई। मैं एक ऐसा अमर पेड़ बनना चाहता हूँ जिसे कोई चबा न सके। न्येछियो मेरी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। जूनियर, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे भी मैं आजकल ये खाकर बोर हो गया हूँ, तुम ये सब रख लो। न्येछियो को भी उस छोटे हरे बैल की वजह से एल्डस से काफी इनाम मिला था, इसलिए फिलहाल उसे इन मांस के टुक्कसों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया और रात होने पर मैं 2 बड़ी बाल्टियां भरकर वापस ले आया। इस बार एक बाल्टी में जानवरों के अंदरूनी अंग भी थे, जिनमें बचे खुचे मांस से कहीं ज्यादा एनर्जी थी। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथों को जसों में बदल लिया और एक साथ दोनों बाल्टियों को सोखना शुरू कर दिया। एनर्जी की लहरें मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगीं और मेरे दिमाग में मौजूद उस छोटे से हरे पैर में भी एक नई जान और ताकत आ गई थी। सारा मांस सोख लेने के बाद मेरी फिजिकल कल्टीवेशन भी आधिकारिक तौर पर पहले लेवल पर पहुंच गई। मैंने अपनी सख्त हो चुकी चमड़ी को चिकोटी काट कर देखा। ये शायद लेवल 1 के हमले को झेल सकती थी, लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। मैंने अपनी फिजिकल कल्टीवेशन को और आगे ले जाने का फैसला किया। अगर मैं पत्थर जितना सख्त हो गया तो कोई भी मुझे खा नहीं पाएगा। इसी तरह पूरे इत्मीनान से कल्टीवेशन करते हुए आधा महीना बीत गया और मैं कामयाबी के साथ 5वें लेवल पर पहुंच गया। मेरी फिजिकल कल्टीवेशन भी दूसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं ऐसे ही शांति से अपनी ताकत बढ़ाता रहूंगा जब तक कि एक दिन लू छांगशो अचानक मेरे पास आया और बोला, जूनियर, थोड़ी देर में न्यू वेंताओ तुम्हारे पास भाषा सीखने के लिए आएगा। ये सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। क्या वो वही छोटा हरा बैल है? लू छांगशो ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। एल्डर ने उसे अपने साथ ले जाने के बाद न्यू वेंताओ नाम दिया है। देखा कि भाषा न आने की वजह से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो किसी और शिष्य से सिखाने का सोचा था, लेकिन मेरी जोरदार सिफारिश पर अब तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर भाई, मैंने पूरी इज्जत के साथ कहा। लेकिन लू छांगशो ने एक गहरे मतलब के साथ कहा, जूनियर भाई, तुम तो जानते ही हो कि क्या करना है ना? सीनियर भाई की इस मेहरबानी को मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने एहसानमंद होने का नाटक किया और लू छांगशो एक बार फिर खुशी वहाँ से चला गया। वही जब न्येछियो को इस बारे में पता चला तो वो खुशी से उछल पड़ा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वो नीला बैल तो अब किसी खजाने से कम नहीं है। उसकी हैसियत तो लगभग संप्रदाय के मुखिया के खास शिष्य चांगचुन के बराबर हो गई है। बस उसका गुस्सा थोड़ा सा तेज है। जिन शिष्यों ने भी उसे भाषा सिखाने की कोशिश की वो सब घायल हो गए।
मैं थोड़ा हैरान रह गया। चांग छुन तो वो जीनियस है जिसने सिर्फ 7 दिनों में ची कल्टीवेशन के पहले स्तर को पार कर लिया था। कुछ ही देर बाद न्यू वेंदाओ को एक सीनियर बहन जेल में ले आई। सीनियर बहन ने बड़े ही घमंड के साथ मुझे बाहर बुलाया। मैंने अभी पूरे अदब से झुककर प्रणाम किया ही था कि न्यू वेंदाओ भागकर मेरे पास आया और मुझे प्यार से रगड़ने लगा। लेकिन मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे डर था कि कहीं ये नीला बैल मुझे काट न ले, पर किसे पता था कि ये नज़ारा देखकर सीनियर बहन के चेहरे के भाव अचानक से नरम पड़ जाएंगे। जूनियर भाई न्यू को इंसानी भाषा अच्छे से सिखाना, मैं रात को यहाँ आऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी और वहाँ से चली गई। आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया, उन लोगों से तो बात ही नहीं की जा सकती। मुझे आड़ू खाने हैं, न्यू वेंदाओ ने बड़ी खुशी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, रात को जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं सीनियर बहन से तुम्हारे लिए आड़ू लाने को कहूँगा। मैंने ये कहते हुए उसे पूछताछ वाले कमरे के अंदर ले लिया। लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसने जो पहली बात कही, उसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। मुझे तुम्हारे आस पास इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? दूसरों के आस पास तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे भी नहीं पता, शायद हमारी किस्मत जुड़ी हो। मैंने बस बात टालने के लिए कह दिया। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, ये राज मैं किसी को नहीं बता सकता था। मैं बस इस बैल से दूर रहना चाहता था। ये पहला ऐसा जीव था जिसने मेरे इस राज्य को भांप लिया था। इसके बाद मैंने मॉन्स्टर से पूछताछ करना जारी रखा। ये देखकर न्यू वेंदाओ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तुम ये सब लिखकर क्या कर रहे हो? मैंने लिखते ही जवाब दिया, संप्रदाय ने मुझे ये सब लिखने को कहा है। उन्हें मॉन्स्टर्स के कल्टीवेशन के तरीके चाहिए। पता नहीं वो इसका क्या करने वाले हैं। तो तुम उनकी बात क्यों मान रहे हो? क्या तुम संप्रदाय से लड़कर जीत नहीं सकते? इसलिए न्यू वेंदाओ ने किसी नासमझ बच्चे की तरह मुझसे ये सवाल किया। मुझे हाँ में सिर हिलाते देख न्यू वेंदाओ ने फिर पूछा, तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ हर तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स, दानव और बड़े बड़े कल्टीवेशन संप्रदाय मौजूद हैं। ये सोचकर कि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, मैं अपने दिल की बातें कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे इंसानों की दुनिया हो या फिर मॉन्स्टर्स की, तुम्हें हमेशा खुद को छिपा कर रखना होगा। तुम्हारे अंदर एक प्राचीन मॉन्स्टर का खून दौड़ रहा है। कुछ मॉन्स्टर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें जिंदा निगल सकते हैं, और इंसानों की दुनिया में अगर उन्हें कभी ये भनक लग गई कि वो अपने पाले हुए मॉन्स्टर को काबू नहीं कर सकते, तो वो भी तुम्हें जान से मारने के तरीके ढूंढने लगेंगे। ये दुनिया बहुत ही खौफनाक है। सच में पहले भी कुछ मॉन्स्टर्स ने मुझे खाने की कोशिश की थी। शुक्र है कि मैं वहाँ से तेजी से भाग निकला। न्यू वेंदाओ अपने भटकने वाले पुराने दिनों को याद करके कांप उठा, इसलिए उसे मेरी बातों पर पूरा भरोसा हो गया। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पास काफी ताकत न आ जाए, तुम्हें चुपचाप उनकी बात मानना सीखना होगा, ताकि सबको लगे कि तुम सच में एक इंसान हो। न्यू वेंदाओ ने यह सुना और कुछ सोचने लगा। तो फिर मुझे जल्दी से इंसानों की भाषा सीखनी होगी। मैंने उसे बड़े प्यार से सिखाना शुरू किया। न्यू वेंदाओ के खून की ताकत बहुत शानदार थी, इसलिए वो बहुत जल्दी सीख रहा था। जब शाम को सीनियर सिस्टर वहाँ आई, तो न्यू वेंदाओ ने तुरंत आगे बढ़कर इंसानों की भाषा में कहा, नमस्ते सीनियर सिस्टर। यह सुनकर वो खुशी से झूम उठी और बोली, बहुत अच्छे जूनियर ब्रदर, ये लो तुम्हारा इनाम। कल मैं जूनियर ब्रदर न्यू को फिर से यहाँ लाऊंगी। इनाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर। मैंने वो जादुई गोली रख ली, पर जैसे ही मैं अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटा, तो देखा कि लूछांग शॉ वहाँ पहले से ही मौजूद था। सुना है न्यू वेंदाओ के साथ तुम्हारी खूब छन रही है। हाँ, मैंने वो जादुई गोली निकाली और बताया कि ये सीनियर सिस्टर ने इनाम में दी है। लेकिन लूछांग, शॉ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या सिर्फ एक? उसने अभी ची कंडेंसेशन के 7वें स्तर को पार किया था, इसलिए एक हाई ग्रेड गोली से उसका पेट कहाँ भरने वाला था। मैंने बेबसी से कहा, सीनियर सिस्टर ने सिर्फ एक ही दी है, जेल वाले सीनियर ब्रदर ने भी यही देखा था। लूछांग, शॉ ने चिढ़कर वो गोली मेरे हाथ से छीन ली। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे टोकते हुए कहा, छांग शॉ सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे एक मिड ग्रेड गोली दे सकते हैं? पर तभी लूछांग, शॉ की नज़र मेरे हाथ में लटकते हुए कच्चे गोश्त पर पड़ी। भूलना मत कि आज तुम जहाँ हो वो किसकी बदौलत है। अगर मैं न होता तो तुम अभी भी उस पुरानी लाइब्रेरी में सड़ रहे होते। कल मुझे हर हाल में कम से कम 3 हाई ग्रेड गोलियां चाहिए। मैंने माथा सिकोड़ते हुए कहा, जूनियर ब्रदर आपके इस एहसान को हमेशा याद रखिएगा, लेकिन गोलियां तो इनाम में मिलती हैं, मैं 3 कैसे ला सकता हूँ? ये सुनकर लूछांग, शॉ ने एक शैतानी मुस्कान दी और बोला, वो न्यू वेंदाओ तुम्हारे काफी करीब है ना, उसी से कहो कि मांग ले। आजकल सब उस पर खूब मेहरबान है। मैंने डरते डरते पूछा, तो क्या आप मेरे लिए एक गोली छोड़ देंगे सीनियर ब्रदर?
इस पर उसने धिक्कारते हुए कहा, तुम तो सिर्फ यही सड़ा हुआ कच्चा गोश्त और कचरा खाने के लायक हो। ऐसा कहकर लू छांग शो वहाँ से सीधा चलता बना। मैंने एक गहरी आह भरी, यार इस बार तो इसने सरेआम लूट ही लिया। लेकिन मैंने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया और झोपड़ी में लौटकर उस गोश्त की ताकत को जज्ब करने लगा। मैंने अपनी बॉडी ट्रेनिंग शुरू की। मुझे लगता है कि ऐसा 20 हिस्सा गोश्त और मिलेगा, तब जाकर मैं तीसरे स्तर तक पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे एक ऐसा मजबूत पेड़ बनना है जिसे कोई हिला न सके, तो अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह जेल पहुंचा, लेकिन इस बार मैंने मदद के लिए नियू वेंदाओ को नहीं ढूंढा, बल्कि मैं सीधा निये छियो के पास गया। निये सीनियर ब्रदर, मैं एक भारी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? नियू वेंदाओ से हाई ग्रेड गोलियां मांगने को कहना सीधे मौत को दावत देना था। मैं किसी भी कीमत पर उस सीनियर सिस्टर से पंगा नहीं लेना चाहता था। और निये छियो ने अभी ची कंडेंसेशन के 9वें स्तर को पार किया है। अगर वो मेरी मदद करने को तैयार हो जाए तो मैं खुशी वो हाई ग्रेड गोली उसे दे दूंगा, पर उस लू छांग शो को हरगिज नहीं दूंगा। लेकिन निये छियो का अगला जवाब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, ये लू छांग शो के बारे में है ना? मैं एकदम सन्न रह गया। निये सीनियर ब्रदर को ये सब कैसे पता? मैंने सुना है कि वो आजकल बड़े लोगों की चापलूसी कर रहा है और उसे हर महीने बस 2 ही हाई ग्रेड ची पिल्स मिलती हैं, इसलिए अब वो तुम्हें ही निशाना बना सकता है। निये छियो ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक खाली कमरा है, तुम आज रात वहीं रुक जाओ। मैंने एहसानमंद होते हुए कहा, निये सीनियर आप बेफिक्र रहें, मुझे जो भी हाई ग्रेड ची पिल्स मिलेंगी सम्मान के तौर पर आपको ही दूंगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, निये छियो जोर से हंसने लगा। 1-2 पिल्स तुम अपने पास ही रखना, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था कि कुछ मुझे दे देना। मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है यार। इतना कहकर वो राक्षसों से निपटने चला गया। इज्जतदार लोग अच्छे होते हैं, जैसे पेड़ को छाल चाहिए वैसे इंसान को इज्जत चाहिए। लेकिन ये बात लू छांग शो नहीं समझता। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी नियू वेंदाओ अचानक खुशी से भागता हुआ आया। तुम्हें पता नहीं है, कल जब मैं वापस गया और मैंने उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया ना, तो वो बूढ़ा खुशी से पागल ही हो गया। तुमने ही तो कहा था कि मुझे आज्ञाकारी बनना है, ताकि उन्हें लगे कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहकर उसने मुंह से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। ये गोलियां मेरी सीनियर सिस्टर ने दी हैं। एक बोतल तुम्हारे लिए। मैंने एक नजर डाली, अरे ये तो हाई ग्रेड ची पिल्स थी। ये न्यू वेंदाओ सच में यार कितना अच्छा बैल है। लेकिन मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। हाँ रख लो ना, मेरे पास बहुत है। कल ही गुरुजी ने मुझे कई बोतलें दी थी। न्यू वेंदाओ को उन पिल्स की कोई परवाह नहीं थी। मैं मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। ये भी तो एक राक्षस है, फिर भी इतना फर्क कैसे हो सकता है? मुझे वो पिल्स लेते देखकर न्यू वेंदाओ फूला नहीं समा रहा था। यहाँ तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। वैसे गुरुजी और बाकी लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक दूरी सी महसूस होती है। बस एक तुम ही हो जो मुझे अपने से लगते हो। मैं कोई गाय नहीं हूँ भाई, जरा जुबान संभाल कर। मैंने हल्का सा खांसा और बात बदलते हुए कहा, देखो तुम्हें इंसानों की तरह रहना सीखना होगा। भले ही तुम्हारा मन ना हो, लेकिन इंसानी दुनिया में रहने के लिए तुम्हें इंसानों के तौर तरीके सीखने ही पड़ेंगे। न्यू वेंदाओ ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मैंने उसे सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि इंसानों की दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। काफी देर तक सीखने के बाद न्यू वेंदाओ जेल की तरफ टहलने चला गया और वहाँ अचानक उसे पता चल गया कि मेरी पिल्स किसी ने छीन ली हैं। वापस आकर वो खुद को रोक नहीं पाया और मुझसे मेरा प्लान पूछने लगा। मैंने बस कंधे उचका दिए। जाहिर है मैं छिप रहा हूँ, नी सीनियर के साथ रहूंगा। वहाँ लू छांगशो आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। न्यू वेंदाओ के चेहरे पर उलझन थी। क्या इसलिए क्योंकि तुम लू छांगशो को हरा नहीं सकते? हाँ, मुझे लोगों के साथ प्यार से रहना पसंद है। मार काट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर मैं उसे हरा भी सकता, तब भी मैं ये बात किसी को नहीं बताता, बल्कि उसे चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने की खुराक बना लेता। तभी पास खड़े निये छियो ने बीच में बोलते हुए कहा, अगर जूनियर भाई 7वें लेवल के ची कल्टीवेशन पर होता, तो वो सीधा लू छांगशो पर हमला कर सकता था। न्यू वेंदाओ को अचानक सब समझ आ गया। उसने पुरानी राक्षसी भाषा में कहा, तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे ये सिखाना चाहते हो कि जब ताकत कम हो तो चुपचाप सहना चाहिए और ताकतवर होने पर पलटवार कर देना चाहिए, है ना? मैं एकदम निशब्द रह गया। यार मुझे तो बस शांति से अपनी साधना करनी है। ये बैल मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? इतने अच्छे से सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा याद रखूंगा कि कमजोर होने पर सिर झुकाकर रहना चाहिए।
और ताकतवर होने पर उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहिए। न्यू वेंदाओ के गंभीर चेहरे को देखकर मैं एकदम सुन रह गया। मैंने तो बस भलेपन में इस बैल राक्षस को समझाया था कि इसे चुपचाप रहना और लो प्रोफाइल मेंटेन करना सीखना चाहिए, लेकिन इसने इस बात से पूरे खानदान को खत्म करने का मतलब कैसे निकाल लिया। रात होने पर मैं निये चिऊ के पीछे उसके ठिकाने पर आ गया। कमरे में घुसते ही मैंने वो जादुई गोलियां निकाली। बड़े भाई, ये गोलियां न्यू वेंदाओ ने दी हैं। मैंने कहा था ना कि मैं इन्हें आपके साथ बांटूंगा। मैं इन्हें अकेले अपने पास ठोसे ही रखूंगा। अरे यार, तेरा भी क्या कहना। सच में समझ नहीं आता कि तुझे क्या कहूँ। निये चिऊ ने हार मानते हुए सिर हिलाया। उसने 5 गोलियां निकाली और बाकी की 5 मुझे लौटा दी। मैं बस अपने कमरे में जाकर साधना करने ही वाला था कि तभी अचानक उसने 10 चीनी मिट्टी की बोतलें निकाल ली। ये प्राण और रक्त बढ़ाने वाली गोलियां हैं। ये शरीर को फौलाद बनाने के लिए बहुत काम आती हैं। हमारी साधना में शरीर को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जादुई ताकत के भरोसे काम नहीं चलता, इसलिए अपनी साधना में इनका इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये बात है। मैंने उसे शुक्रिया कहा और वो बोतलें रख ली। सच कहूँ तो मुझे अभी इन गोलियों की सख्त जरूरत थी, लेकिन मेरा उसूल है भाई, मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं ले सकता। मैं अपने कमरे में साधना करने जा रहा हूँ, निये चिऊ ने कहा और पलटकर अपने कमरे में चला गया। मैंने भी अपने कमरे में जाकर कुंडी लगाई और गोलियां खाकर अपनी साधना शुरू कर दी। और मुझे ये देखकर सुखद हैरानी हुई कि प्राण रक्त की सिर्फ एक गोली जंगली जानवरों के मांस के बराबर थी। आखिरकार 3 गोलियों को पचाने के बाद मैं कामयाबी के साथ शरीर साधना के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद मैंने ऊर्जा वाली गोलियों की साधना की और छठे स्तर को भी पार कर लिया। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। अगले दिन न्यू वेंदाओ ने जैसे ही मुझे देखा, उसने मुझे ऊंचे दर्जे की ऊर्जा वाली 2 बोतलें थमा दी और साथ ही राक्षसों की पुरानी भाषा में फुसफुसाते हुए बोला, हे, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही उस लू चांगशो को मौत के घाट उतार दो। ये सुनकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो कल को अगर किसी और ने भी उसे मारा तो भी सारा इल्जाम मेरे ही सिर पर आएगा। न्यू वेंदाओ ने मेरी खामोशी को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो। इस कैदखाने में मत रहो। मुझे ऊपर बहुत अकेलापन महसूस होता है यार। लेकिन ये सुनते ही मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैंने कहा, इंसानों के इस संप्रदाय में एक राक्षस होने के नाते तुम्हें अकेले रहना सीखना ही होगा। भूल कर भी कभी ऐसा मत जताना कि तुम वापस राक्षसों की दुनिया में जाना चाहते हो, वरना इंसानों को लगेगा कि तुम एक जंगली जानवर हो जिसे कभी वफादार नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर न्यू वेंदाओ डर के मारे पसीने हो गया। उसने झट से हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा। हालांकि लू चांगशो एक बार मुझे ढूंढते हुए आया जरूर था, लेकिन वो दूर से ही मुझे घूर कर वापस लौट गया। उसकी निये चिऊ से पंगा लेने की औकात नहीं थी। अब मेरी जान में जान आई। मैंने जी तोड़ मेहनत की। मेरी शरीर साधना 5वें स्तर तक पहुंच गई और मेरी जादुई ऊर्जा भी 6ठे स्तर के चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं 7वें स्तर को पार करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बिन बुलाया मेहमान अचानक वहां टपक पड़ा। लू चांगशो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? निये चिऊ ने ठंडी और सख्त आवाज में पूछा। तुम लोगों को 15 दिन बाद होने वाली तीनों संप्रदायों की बैठक के बारे में बताने आया हूँ। लू चांगशो ने निये चिऊ को घूरा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, लानत है, जब मेरे पास रायदे की चीजें थीं, तब मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। लेकिन तभी पास खड़े निये चिऊ ने भगतते हुए कहा, राक्षसों की भाषा सीखने में तो तुम्हारी जान निकलती थी। कैदखाने को गंदा समझकर सारा काम मेरे जूनियर भाई पर थोप दिया, और अब जब उसे न्यू वेंदाओ से किस्मत की बदौलत कुछ जायदे मिल रहे हैं, तो तुम सब कुछ हैपने आ गए। एक भी गोली नहीं छोड़ी। लू चांगशो, इंसान हो तो थोड़ी तो शर्म करो। लू चांगशो का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसने निये चिऊ पर भड़कने की हिम्मत नहीं थी। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे चिढ़ होती है, निये चिऊ ने झल्लाते हुए चिल्लाकर कहा। लू चांगशो ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, उम्मीद है कि 3 शाखाओं के टूर्नामेंट में भी तुम्हारी जबान ऐसे ही चलेगी। इतना कहकर वह सीधे वहाँ से चला गया। लेकिन निये चिऊ ने त्योरियां चढ़ाते हुए मेरी ओर देखा। 3 शाखाओं का टूर्नामेंट लिंगशु गुफा के शिष्यों की एक प्रतियोगिता है। तुम शायद इसका फायदा उठाकर इस जेल से बाहर निकल सको। अगर न्यू वेंदाओ तुम्हारे लिए बात करे, तो हो सकता है तुम किसी एल्डर के शिष्य भी बन जाओ। लेकिन लू चांगशो पक्का तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। पर उसे जिस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वह यह थी कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं जाऊंगा ही नहीं, बात खत्म। यह सुनकर निये चिऊ हक्का बक्का रह गया। लेकिन न्यू वेंदाओ हमेशा तो तुमसे मिलने नहीं आ सकता ना, तुम दोनों के बीच का फासला बढ़ता ही जाएगा।
और अंत में हो सकता है तुम दोनों दोस्त भी न रह पाओ, लेकिन मेरे चेहरे पर एकदम शांति थी। यह तो बस कुछ पल का संजोग था, इसमें लंबी दोस्ती की उम्मीद क्या रखना। नियचियो कुछ पल सुन रहा और फिर बोला, सही कहा, तुम्हारी इसी शांत और निष्प्रिय फितरत के कारण ही न्यू वेंदाओ तुम्हारे करीब आया है, और इसीलिए एल्डर ने तुम्हें न्यू वेंदाओ का दोस्त बने रहने की इजाजत दी है। अगर तुमने इसका फायदा उठाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की होती तो सीनियर सिस्टर तुम्हें कब का रास्ते से हटा चुकी होती। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बात बदलते हुए पूछा, सीनियर भाई, क्या आप 3 शाखाओं के टूर्नामेंट में जाकर इस जेल से बाहर निकलना चाहते हैं? नियचियो ने साफ कहा, बिल्कुल, मैं पहले ही ची ऊर्जा के 9वें स्तर के चरम पर पहुंच चुका हूं। अगर मैं अपनी शाखा के शीर्ष 10 शिष्यों में जगह बना लूं, तो मुझे एक फाउंडेशन पिल मिल जाएगी और मेरी बुनियाद पक्की हो सकेगी। मुझे थोड़ी उलझन हुई, सीनियर भाई, आपकी प्रतिभा भी कुछ कम नहीं है, फिर आप इस जेल में कैसे आ गिरे? लेकिन नियचियो ने बस अपना सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। यह देखकर मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा। एक दानव होने के नाते मुझे एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ज्यादा जिज्ञासा नहीं दिखानी चाहिए। अगले दिन जब न्यू वेंदाओ को भी 3 शाखाओं के टूर्नामेंट के बारे में पता चला, तो वह मुझे देखते ही रहस्यमयी अंदाज में बोला, क्या तुम अपनी ताकत तेजी से बढ़ाना चाहते हो? मेरे गुरुजी ने फैसला किया है कि मैं और सीनियर भाई छांगछुन एक साथ लिंगशु के गुप्त क्षेत्र में जाएंगे। सुना है कि वहाँ बहुत सी जादुई चीजें और दुर्लभ फल हैं। बेशक वहाँ खतरा भी है, लेकिन मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी इस भलाई के लिए बहुत शुक्रिया, पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस शांति से अपनी साधना करना चाहता हूँ। किसे पता था कि न्यू वेंदाओ का दिमाग फिर से अपने आप ख्याली पुलाव पकाने लगेगा। मैं समझ गया, तुम तब तक चुपचाप रहकर सब सहना चाहते हो जब तक कि तुम बदला लेने के काबिल नहीं हो जाते। मैं खामोश हो गया। यह बैल रूपी दानव आखिर इतने पक्के तौर पर क्यों मानता है कि मुझे बदला लेना है? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मेरे पास ताकत आ भी गई, तब भी मेरे लिए कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यू वेंदाओ आगे बोलता रहा, कल मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उस गुप्त क्षेत्र में जा रहा हूँ। गुरुजी चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में अच्छी रैंक हासिल करूं और हो सके तो छांगछुन को भी हरा दूं। इतना कहकर न्यू वेंदाओ ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे लगता है कि उस छांगछुन में कुछ तो गड़बड़ है। वह उन अफवाहों वाले प्रतिभाशाली जीनियस जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन यह सुनकर अचानक मेरे चेहरे पर गंभीरता आ गई। इंसानों को अपने राज छुपाना बहुत पसंद होता है। याद रखना, उनके बारे में ज्यादा छानबीन करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि इंसान अपने राज्य छुपाने के लिए, जो लोग या दानव इस राज्य को जानते हैं, उन्हें मारने का कोई न कोई तरीका तो निकाला ही जाएगा। न्यू वेंदाओ ने जोर से सिर हिलाकर कहा, समझ गया, अगर फायदा है तो जाकर पता लगाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तो अवाक रह गया। क्या मुझे उसकी इस समझदारी की तारीफ करनी चाहिए? खैर, आखिरकार न्यू वेंदाओ वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे 3 आला दर्जे की ची रिफाइनिंग पिल्स की बोतलें और दे दी। यह बैल सच में बड़े दिल वाला है। बस उम्मीद है कि वह मेरी बातों पर गौर करेगा और कुछ समय तक खुद को बचाकर रखेगा। अपने कमरे की तरफ लौटते समय मेरा सामना एक बार फिर लू चांगशो से हो गया। चांगशो सीनियर, आप तो सच में हर पल मुझ पर नजर रखते हैं। लेकिन लू चांगशो बस मुझे घूरता ही जा रहा था। अगर तुम्हारी वजह से मामला नहीं बिगड़ता तो इस वक्त लिंगशु सीक्रेट रेलम में जाने वालों में एक नाम मेरा भी होता। मैंने बड़ी शांति से कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ सीनियर, आपकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। मेरी बात सुनते ही गुस्से में तिलमिलाया लू चांगशो मुझ पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़े न्यू चियो को देखकर वह शांत हो गया। न्यू सी 10 दिन बाद वापस आर्टिफैक्ट पीक पर चला जाएगा, तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। इंसानी मन भी क्या चीज है, लालच की कोई सीमा ही नहीं। मैंने निराशा से सिर हिलाया और वहाँ से चल दिया। चिरंजीवी पेड़ को भी गुस्सा आता है। 10 दिन बाद न्यू चियू सच में अपनी तैयारियों के लिए वापस आर्टिफैक्ट पीक पर जाने वाला था। अच्छी बात यह थी कि जाने से पहले उसने मेरी सुरक्षा के लिए एक बड़ा फॉर्मेशन चालू कर दिया था। जूनियर भाई, तुम शांति से कल्टीवेशन करो और मेरे लौटने का इंतजार करना। अगर मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल मिल गई और मेरा फाउंडेशन पूरा हो गया तो मुझे एक अलग आर्टिफैक्ट फोर्जिंग रूम मिल जाएगा। तब तुम मेरे साथ आर्टिफैक्ट बनाना सीखना। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक ही बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। जब उन दानवों की हड्डियों का इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है, तो क्यों न मैं खुद को ही एक जादुई हथियार समझकर खुद को रिफाइन करूं। और फिर मैंने मन ही मन एक पक्का इरादा कर लिया कि आगे चलकर मैं न्यूसी के साथ आर्टिफैक्ट बनाने की कला को बहुत अच्छे से सीखूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे अपने सामने खड़े सबसे बड़े खतरे से निपटना था। न्यू चियू को गए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और लू चांगशो सच में वहाँ धमक पड़ा।
लेकिन सुरक्षा फॉर्मेशन को देखकर वो अंदर घुस ही नहीं पाया, और जब वो गुस्से में दांत पीसते हुए वापस लौटने ही वाला था, तब मैं अचानक बड़े आराम से उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मुझे बाहर देखकर भी लू चांगशॉ ने कोई हरकत नहीं की। वो बस मुझे ठंडी नजरों से घूरता रहा। शायद उसे डर था कि अगर वो झपट्टा मारेगा तो मैं डर कर वापस फॉर्मेशन के अंदर भाग जाऊंगा। मैंने कुछ पल सोचा और फिर अचानक जमीन के अंदर से होता हुआ वहाँ से भाग निकला। लू चांगशॉ ने मेरी ऊर्जा को महसूस किया और व्यंग्य से हंसा। ओह, तो ये अर्थ एस्केप तकनीक है। तभी मैं सोचूं कि ये बाहर आने की हिम्मत कैसे कर रहा था। और ये बदसूरत इंसान ची रिफाइनिंग के दूसरे स्तर से सीधे छठे स्तर पर पहुंच गया। इसमें न जाने कितनी सारी कीमती गोलियां बर्बाद हुई होंगी। वो सब तो मेरी होनी चाहिए थी। यह सोचते ही उसका दिमाग गुस्से से फट पड़ा। उसने भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और मेरा पीछा करने लगा, यहाँ तक कि हम एक सुनसान जंगल में पहुँच गए। तभी लू चांगशॉ जमीन फाड़ कर तेजी से बाहर निकला, लेकिन वो हैरान था क्योंकि उसे मेरी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। क्या नियू चियू ने इसे अपनी ऊर्जा छिपाने वाला कोई जादुई हथियार भी दे दिया है? अभी वो भौंहे सिकोड़े सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे के पेड़ से एक चमकती हुई तलवार सीधे उस पर आ झपटी। लू चांगशॉ ने घबराकर अपनी तलवार से बचाव किया, लेकिन झटके से उसका हाथ कांप उठा और तलवार उसके हाथ से छूटते बची। आला दर्जे की जादुई तलवार, ची रिफाइनिंग का 7वां स्तर। लू चांगशॉ ने खौफनाक नजरों से मुझे देखा। उस बैल दानव ने तुम्हें कितने सारे संसाधन दे दिए, तुम ची रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक कैसे पहुंच गए? लेकिन मैंने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तलवार फिर से उठी और हमारे सिर के ऊपर काले बादल गरजने लगे। लू चांगशॉ लिंगयुन 3 स्वॉर्ड्स के इस वार को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसने भी जवाब में ठीक वही वार किया। भले ही तुम 7वें स्तर पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। पर जैसे ही दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराने वाली थीं, मैं पलक झपकते ही जमीन में घुसकर गायब हो गया। लू चांगशॉ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, लेकिन अब वो अपना वार वापस नहीं ले सकता था। और अगले ही पल मैं तेजी से उसके पीछे वाले पेड़ के तने से बाहर निकला और अपनी तलवार उसके शरीर के आड़ पार कर दी। अलविदा सीनियर, मुझे सिर्फ जमीन के अंदर से हमला करना ही नहीं आता। लू चांगशॉ दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तू बहुत नीच है, लेकिन मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। जिंदा रहने के लिए इंसान का दिल थोड़ा काला होना ही चाहिए। इतना कहकर मैंने अपने हाथों को जड़ों में बदल लिया और उसे सोखकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। कुछ ही पलों में जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े बचे थे। मुझे लगा था कि इसके कपड़ों में कुछ काम की चीजें मिलेंगी, लेकिन ये लू चांगशॉ तो एकदम कंगाल निकला। एक भी जादुई गोली नहीं मिली इसके पास, बस एक लंबी तलवार थी। सबूत मिटाने के बाद मैं जल्दी से अपनी जगह पर लौट आया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर ध्यान लगाया, मेरे सामने जो था उसे देखकर मैं पूरी तरह से सुन्न रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि 7वें स्तर के एक साधक से इतनी ताकत मिलेगी। एक अकेला लू चांगशॉ तो खून बढ़ाने वाली कई गोलियों से भी ज्यादा काम कर गया, और इसकी वजह से मैं सीधे शरीर को मजबूत करने वाले 7वें स्तर पर पहुंच गया। मेरे दिमाग में जो मेरा असली पेड़ वाला रूप है, वो अब और भी ज्यादा लाल हो गया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला हो गया था। मेरे अंदर खून की इतनी भयंकर ताकत दौड़ रही थी कि मुझे खुद हैरानी हो रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और अपने पास रखी उस ऊंचे दर्जे की तलवार को छुआ। मेरी उंगलियों से खून की कुछ बूंदें रिसने लगी। ये देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। ये शरीर अभी भी उस बेहतरीन तलवार के सामने थोड़ा कमजोर था। उसी के स्तर का हथियार मुझे अभी भी काट सकता था। मुझे किसी तरह अपने सीनियर भाई निशी से हथियार बनाना सीखना ही होगा। अगर उन राक्षसों की हड्डियों से हथियार बनाए जा सकते हैं, तो मुझ जैसे पेड़ वाले राक्षस के शरीर से भी ये मुमकिन होना चाहिए। खुद को एक जादुई हथियार की तरह ढालने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना। मैं चैन से 2 दिन तक यही सब अभ्यास कर रहा था कि तभी वो सांड राक्षस न्यू वेंदाओ अचानक मेरे पास आ गया। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंका। तुम लिंगशु नाम की उस रहस्यमयी जगह से बाहर आ गए। देखकर तो लग रहा है कि तुमने काफी तरक्की कर ली है, पर मुझे कहाँ पता था कि न्यू वेंदाओ के मुंह से निकली पहली बात मेरे होश ही उड़ा देगी। अगर मैंने किसी और की चीजें छीन ली हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तो मैंने टटोलते हुए पूछा, तुमने कहीं हमारे सबसे बड़े सीनियर चांगचुन को तो नहीं लूट लिया? मेरी बात सुनकर न्यू वेंदाओ ने हाँ में सिर हिला दिया। पर मेरी मजबूरी थी यार, वो कमीना तो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था। शुक्र है कि गुरुजी ने मुझे बचाव के लिए एक जादुई चीज दी थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी खूनी ताकत जगा दी और उस जादुई चीज की मदद से उसकी जमकर धुलाई कर दी और फिर उसकी जादुई जड़ी बूटियां छीन ली। मैं एकदम चुप हो गया। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। न्यू वेंदाओ अपनी धुन में बोलता रहा, सच कहूँ तो वो जड़ी बूटी सच में बहुत कमाल की थी।
उसी की वजह से मैं 7वें स्तर तक पहुंच गया। भले ही चांगचुन 8वें स्तर पर हो, लेकिन वो मेरे सामने कहीं नहीं टिकता। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, तो क्या चांगचुन ने दोबारा तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की? लेकिन न्यू वेंदाओ बड़े घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसने छुपकर वार किया था। किसी और को इस बारे में भनक तक नहीं है, और बस इसी वजह से मैंने उसकी दवाइयाँ लूट ली। ये सुनकर मेरी जान में जान आई और मैंने चैन की सांस ली। अगर ये सब चुपचाप हुआ है तो समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम ये बात अपने गुरु को भी बताओगे ना, तो वो भी तुम्हें चुप रहने की ही सलाह देंगे। ये सुनकर न्यू वेंदाओ पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अरे, जब मैं चांगचुन को हरा सकता हूँ तो मैं चुप क्यों बैठूं? अगर मैं सबके सामने उसे धूल चटा दूं, तो हो सकता है मुझे उसकी जगह मिल जाए और मैं सबसे बड़ा सीनियर बन जाऊं। मेरे गुरु भी तो मेरा ही साथ देंगे ना। लेकिन उसे तब हैरानी हुई जब मैं जोर से हंस पड़ा। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे भाई। माना कि तुम चांगचुन को हरा सकते हो, लेकिन क्या तुम उसके गुरु यानी हमारे संप्रदाय के मुखिया को हरा पाओगे? अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारी मदद करेंगे तो क्या मुखिया चांगचुन की मदद नहीं करेंगे? तुम्हारे गुरु अभी शुरुआती स्तर पर हैं, जबकि हमारे मुखिया सुनहरी ऊर्जा वाले सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। न्यू वेंदाओ को अचानक सारी बात समझ आ गई और उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया। पर मुझे कहाँ पता था कि उसकी अगली बात मेरे होश उड़ा देगी। तुम सही कह रहे हो यार, लेकिन उस चांगचुन में सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसके अंदर राक्षसी ऊर्जा महसूस की है। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में हमारा संप्रदाय राक्षसों की शक्तियों पर शोध कर रहा है? और क्या चांगचुन वो पहला इंसान है जो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है? मैंने तुरंत आवाज धीमी करके उसे चेतावनी दी, बस ऐसा दिखावा करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा बेवकूफ बनकर ही तुम लिंगशु संप्रदाय में अच्छे से जी सकते हो। न्यू वेंदाओ ने पलकें झपकाई। क्या अब मेरे पास भी कोई राज्य है? हाँ, अब तुम्हारा भी एक राज्य है। जब तुम अपने गुरुजी को बताओ तो बस इतना कहना कि चांगचुन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जादुई जड़ी बूटी के बारे में एक शब्द मत कहना। यह सुनकर न्यू वेंदाओ फिर उलझन में पड़ गया। सब कुछ क्यों नहीं बताऊं? मैंने गंभीर लहजे में कहा। वैसे भी यह बात सिर्फ चांगचुन को पता है। चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। न्यू वेंदाओ ने जोर से सिर हिलाया। मैं याद रखूंगा, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, अब वापस जाओ, और हाँ, आगे से मुझसे मिलने यूं ही मत आ जाया करो। तुम एक महान प्राचीन दानव हो और मैं बस एक आम सा शिष्य। लेकिन यह सुनकर न्यू वेंदाओ ने त्योरियां चढ़ा ली और बोला, अरे हम तो दोस्त है ना। मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और समझाया, हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, तो अब हम उस तरह के दोस्त नहीं रहे। न्यू वेंदाओ को गहरी सोच में डूबा देख मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसने अचानक मुझे पीछे से आवाज दी। हाँ सच, तुमने तीनों शाखाओं के मुकाबले में हिस्सा लिया है। क्या तुम सबके सामने लू चांगशो को हराना चाहते हो? मेरे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गयीं। मैंने कब हिस्सा लिया? किस कमीने ने मेरा नाम दे दिया? मेरे पहचान पत्र के बिना किसी ने मेरा नाम दर्ज कैसे करा दिया? रुको, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए पता करता हूँ। इतना कहकर न्यू वेंदाओ वहाँ से चला गया। लेकिन मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। आखिर ये हरकत की किसने? तीनों शाखाओं का मुकाबला तो एक ऐसा आयोजन है जहाँ सबकी नजरें आप पर होती हैं। मेरे जैसा अमर वृक्ष दानव ऐसी जगह कैसे जा सकता है? पूरी दुनिया जानती है कि अमर वृक्ष को खाने से इंसान अमर हो जाता है, लेकिन मैं सीधा मना भी नहीं कर सकता। ये मुकाबला हमारे संप्रदाय के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। नाम दर्ज होने के बाद अगर मैं नहीं गया तो ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ न्यू वेंदाओ अपने गुरु बाई युक्वान के निवास पर पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी, आपके इस शिष्य के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बाई युक्वान का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। किसने परेशान किया तुम्हें? आखिरकार न्यू वेंदाओ उनका अपना शिष्य था। एक महान प्राचीन दानव को कोई कैसे परेशान कर सकता है? न्यू वेंदाओ ने रोते हुए कहा, लिंगशु के रहस्यमयी लोक में उस चांगचुन ने मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। शुक्र है आपके दिए हुए रक्षा कवच का, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। बाई युक्वान का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा था। उसकी इतनी हिम्मत! चलो, मैं तुम्हें अभी संप्रदाय के प्रमुख के पास ले चलता हूँ। लेकिन हैरानी की बात थी कि न्यू वेंदाओ ने उन्हें तुरंत रोक लिया। शांत हो जाइए गुरुजी, मुझे थोड़ा सहना पड़े तो कोई बात नहीं। चांगचुन संप्रदाय प्रमुख का शिष्य है, वो पक्का उसी का पक्ष लेंगे और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाई युक्वान के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। ये न्यू वेंदाओ सच में कितना समझदार और प्यारा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा गुरु किसी काम का नहीं, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। न्यू वेंदाओ ने प्यार से अपना सिर बाई युक्वान के कपड़ों से रगड़ा। गुरुजी, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं।
आपका ये शिष्य बस आपको खुश देखना चाहता है। मैं तो बस आपके साथ रहकर अच्छे से विद्या सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर बाई युक्वान का दिल भर आया। ऐसा महान प्राचीन दानव शिष्य मिलना सच में उनकी खुशकिस्मती थी। लेकिन यह सोचकर कि वो अपने शिष्य का बदला नहीं ले सकते, बाई युक्वान ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। अब वो बस अपने शिष्य का और ज्यादा ख्याल ही रख सकते थे। और इसी तरह न्यू वेंडाओ को अभ्यास के लिए ढेर सारी कीमती चीजें मिल गयीं। साथ ही बचाव के कई नए तरीके भी मिले। वो मन ही मन अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। वाह, उसने मुझे क्या शानदार तरकीब सिखाई थी। बस चंद शब्दों से उसे इतना सारा खजाना मिल गया। वाकई वो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका ये अच्छा दोस्त इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। तीनों शाखाओं के मुकाबले का दिन आ ही गया। मुझे ना चाहते हुए भी उस मैदान में जाना पड़ा। अखाड़े के बीचों बीच खड़े होकर संप्रदाय प्रमुख ने शांत स्वर में कहा, हमेशा की तरह अपने तलवार टोकन के साथ मंच पर आओ और मुकाबले के लिए पर्ची उठाओ। उनके इतना कहते ही एक के बाद एक सारे शिष्य छलांग लगाकर अखाड़े में पहुंचने लगे। सबके हाथों में एक तलवार टोकन था और एक टोकन मेरे हाथ में भी था। मैंने बेबसी में एक गहरी सांस ली, 10वें अखाड़े की तरफ बढ़ा और बाकी हिस्सा लेने वाले शिष्यों के साथ एक किनारे चुपचाप इंतजार करने लगा। मैंने उन्हें देखा। उनमें से जो सबसे कमजोर था वो भी ची कल्टीवेशन के 7वें स्तर पर था और सबने संप्रदाय की अलग अलग जादुई तकनीकें सीखी हुई थीं। ये सब देखकर मेरे चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। दोपहर होते होते आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। मेरा मुकाबला हान जियुआन से था, जो 7वें स्तर के बीच के चरण में था। मैंने हाथ जोड़कर सम्मान से कहा, छोटा भाई अपने सीनियर भाई को प्रणाम करता है। लेकिन पता नहीं क्यों हान जियुआन का रवैया बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। उसने चिढ़ाते हुए ठंडी हंसी और कहा, सुना है कि न्यू वेंडाओ से मिलने से पहले तुम सिर्फ दूसरे स्तर पर थे। मुझे लगा नहीं था कि आज तुम इस अखाड़े में खड़े होने की हिम्मत करोगे। इतना कहते ही उसने अचानक मेरी तरफ उंगली उठाई। पर तुम तो एक एहसान फरामोश इंसान निकले। शुरुआत में एक सीनियर भाई ने तुम्हें राक्षसों की भाषा सीखने को कहा, तुम्हें एक मौका दिया। लेकिन जैसे ही तुम न्यू वेंडाओ के करीब पहुँचे, तुमने उस सीनियर भाई का सरेआम अपमान किया और उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। न्यू वेंडाओ का साथ मिलते ही तुम अपने पुराने सीनियर भाई को भूल गए। तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। नीचे खड़े बाकी शिष्यों ने जैसे ही ये सब सुना, वो उसी वक्त गुस्से में गालियां देने लगे और मुझे घोर नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। हान जियुआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी अपनी काबिलियत तो ना के बराबर है। तुमने बस जादुई गोलियों के दम पर अपनी ताकत बढ़ाई है। आज मैं उस सीनियर भाई की तरफ से तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अब से तुम अपनी बची हुई जिंदगी जेल में ही सरना। ये सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं और पल भर में ही मुझे सारी बात समझ आ गई। हान जियुआन को जरूर लू चांगशो ने ही यहाँ भेजा होगा। इस टूर्नामेंट की जिम्मेदारी मुख्य एल्डर के पास है और लू चांगशो उसी मुख्य एल्डर के गुट का आदमी है, इसलिए उनके लिए इस तरह की धांधली करना बहुत आसान है। हान जियुआन ने इसके बाद एक शब्द नहीं कहा। उसने बस एक ठंडी सांस छोड़ी और अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाल ली। पलक झपकते ही चारों तरफ तलवार की चमक फैल गई और 7-8 तेज तर्रार वार सीधा मेरी तरफ आने लगे। सीनियर भाई हान, उस पर कोई रहम मत खाना। उसे मार कर वापस जेल भेज दो। ऐसे कचरे की असली जगह जेल ही है। नीचे खड़े कई और शिष्य भी जोर से यही चिल्लाने लगे। वो लोग ये सब चिल्लाकर मेरे दिमाग को भटकाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अचानक अपनी तलवार का टोकन नीचे फेंक दिया। सीनियर भाई की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी हार मानता हूँ। ये देखकर हान जियुआन हक्का बक्का रह गया, पर अगले ही पल उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसकी तलवार का वार सीधा मेरी तरफ आ गया। ये देखकर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं घबराने का नाटक करते हुए लड़खड़ाकर पीछे की तरफ भागा। मेरी बॉडी उस तलवार की धार को बस छूते हुए ही बची। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीधा अखाड़े के नीचे गिर पड़ा। हान जियुआन तो बस आंखें फाड़े देखता रह गया, लेकिन मैं फुर्ती से उठा और हाथ जोड़कर बोला, सीनियर भाई की तलवारबाजी कमाल की है। मैं हार गया, अब मैं चलता हूँ। कितना बड़ा लूजर है ये। सीनियर भाई हान के एक ही वार से इसकी तो पैंट गीली हो गई। सीनियर भाई हान की 13 उड़ती तलवारों की तकनीक तो एकदम जादुई है। मुझे तो वो वार ठीक से दिखा भी नहीं और देखते ही देखते हान जियुआन झूठी तारीफों के उस समंदर में डूब गया। वो बेचारा खुद कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो अभी तक अपना असली वार किया ही नहीं था। उसने लू चांगशो से वादा किया था कि वो न सिर्फ मेरी सरेआम बेइज्जती करेगा, बल्कि मुझे बुरी तरह जख्मी भी करेगा। अब मेरी बेइज्जती तो हो गई थी,
लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। और जो बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये थी कि हारने के बाद भी मुझे कोई दुख क्यों नहीं हुआ। उल्टे मैं तो अपने कपड़े झाड़ते हुए वहाँ से मजे में निकल गया, जैसे मैं हार कर बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, उसने भी पिछले कुछ दिनों से लू चांगशो को नहीं देखा था, यहाँ तक कि वो इस टूर्नामेंट में भी कहीं नजर नहीं आया। खैर, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने कमरे में वापस लौटा और शांति से अपने ध्यान में बैठ गया। शाम तक मैं इसी तरह साधना करता रहा। तभी न्यू वेंडाओ फिर से आ टपका। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेवजह मुझसे मिलने मत आया करो। ये सांड राक्षस बहुत मशहूर था, अगर ये यहाँ आता तो लोगों की नज़र मुझ पर भी पड़ती। लेकिन तभी न्यू वेंडाओ ने एक भारी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें तसल्ली देने आया हूँ। टूर्नामेंट में जो भी हुआ मैंने सब सुन लिया है। माना कि ये बहुत भारी बेइज्जती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जरूर वापसी करोगे और एक ना एक दिन उस हान जियुआन को हरा दोगे। मैंने उसे घूर कर देखा, मैं ठीक हूँ, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। तभी न्यू वेंडाओ ने मेरा कंधा थपथपाया, तुम्हें अंदर से मजबूत होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना माथा सहलाया, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं सच में इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। अगर सबके सामने मुझे चोट लग गई और मेरे अंदर के अमर पेट से खून बहने लगा तो क्या होगा, मैं तो सोचकर ही डर जाता हूँ। वेंडाओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने थोड़ी निराशा के साथ कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम अच्छी रैंक लाओगे और मेरे साथ साधना करोगे। लेकिन मैंने उसे समझाते हुए भारी आवाज में कहा, तुम्हें समझना होगा, तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा शिखर तक पहुंचना तय है। तुम मुझ जैसे बेकार इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं आगे चलकर शस्त्र निर्माण पीक पर जाऊंगा और सीनियर नीक्यू से हथियार बनाना सीखूंगा। एक हथियार निर्माता बनना, बस यही मेरी जिंदगी है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। न्यू वेंडाओ की आवाज थोड़ी उदास थी। पूरी जगह में सिर्फ मैं ही था जिसके वो इतना करीब था। जैसे ही मैं उसे वहाँ से जाने के लिए कहने वाला था, उसने अचानक धीरे से कहा, अगर किसी दिन मैं अपने राक्षस कुल में वापस लौट गया तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं मास्टर को भी अपने साथ ले चलूंगा। लेकिन वो तब हैरान रह गया जब ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसी बात तो भूल कर भी मत सोचना, तुम अभी इंसानों के संप्रदाय में हो। आज के बाद किसी से भी, अपने मास्टर से भी ऐसी बात कभी मत कहना। इस बार मैं मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। मैं समझ गया। न्यू वेंडाओ ने एक गहरी सांस ली और तेजी से वहाँ से चला गया। उसके मन में अभी भी अपने राक्षस कुल में लौटने की बात चल रही थी। भले ही मास्टर उसके साथ कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल का अकेलापन कोई दूर नहीं कर सका। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। मेरी क्यूई साधना अब 7वें स्तर के मध्य में पहुँच गई थी, लेकिन मेरी शारीरिक साधना अभी भी 7वें स्तर की शुरुआत में ही अटकी थी। रक्त और ऊर्जा की गोलियों के बिना मेरी तरक्की बहुत धीमी हो गई थी। इस बीच सीनियर नीक्यू भी वापस आ गए। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बधाई हो सीनियर नी, तीनों शाखाओं की प्रतियोगिता में आपने फाउंडेशन पिल जीत ली। नीक्यू जोर से हंसे, हाँ, मुझे फाउंडेशन पिल मिल गई है और अब मैं शस्त्र शाखा में वापस जा सकता हूँ। बस एक बार मेरा फाउंडेशन तैयार हो जाए, फिर मैं तुम्हें हथियार बनाने के लिए शस्त्र शाखा में ले चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मैंने सम्मान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। मुझे लगा था कि वो अपना फाउंडेशन बनाने के लिए तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पहले मैंने किसी के साथ हथियार बनाने की शर्त लगाई थी और शर्त ये थी कि जो हारेगा वो फाउंडेशन पिल हासिल किए बिना शस्त्र शाखा में वापस नहीं आ सकता। शुक्र है कि तुमने मुझे वो गोलियां दी जिनकी वजह से मैं 9वें स्तर तक पहुंच पाया और ये फाउंडेशन पिल जीत सका। मुझे अचानक सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो सीनियर वो शर्त हार गए थे, तभी मैं सोचूं कि वो जेल में क्या कर रहे थे और वो जीतने वाला कहाँ है। मेरी बात सुनकर नीक्यू मुस्कुराते हुए बोले, वो 11वें नंबर पर रहा। इस बार वो मेरे हाथों हार गया। अब मैं उससे पहले अपना फाउंडेशन बनाऊंगा। खैर छोड़ो, मैं अपनी साधना करने जा रहा हूँ। मेरे फाउंडेशन के पूरा होने का इंतजार करना। इतना कहकर नीक्यू दूसरी मंजिल पर चले गए। आधे महीने बाद एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। नीक्यू का फाउंडेशन तैयार हो गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि एक फाउंडेशन लेवल का योद्धा कितना भयानक हो सकता है। मैं उन बुजुर्गों के बारे में सोचने लगा जिनका फाउंडेशन सालों पहले बन चुका है। उनकी ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मुझे भी जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि मैं खुद को बचा सकूं। तभी नीक्यू अपने कमरे से बाहर आए। उनके पूरे शरीर से एक कमाल की ऊर्जा निकल रही थी। चलो, मैं तुम्हें शस्त्र शाखा ले चलता हूँ। स्पिरिट स्वॉर्ड पीक पर मैं खुद बात कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मैंने झट से उन्हें धन्यवाद दिया।
अरे, हम दोनों के बीच इन सब की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे लिए किस्मत वाले साबित हुए हो। इतना कहकर वो अपनी तलवार पर खड़े हो गए और मुझे पकड़कर शस्त्र पीक की ओर उठ चले। जल्द ही हम शस्त्र पीक पर बस गए और मैंने भी नीकियों से हथियार बनाना और जादुई संरचनाएं सीखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैंने अचानक उनसे पूछा, सीनियर, क्या किसी जिंदा चीज से हथियार बनाया जा सकता है, जैसे किसी जादुई पेड़ को सीधे जादुई हथियार में बदलना। मेरी बात सुनकर नीक्यू ने अपना सिर हिलाया और हंसने लगे। जाहिर है यह नामुमकिन था, कोई भी जीवित प्राणी असली आग में जलकर राख हो जाएगा। मैं खामोश रह गया। शारीरिक साधना से मैं अपने स्तर के जादुई अस्त्रों के हमले नहीं रोक सकता था। इसीलिए मेरे दिमाग में ये अजीब ख्याल आया कि क्यों न खुद को ही एक जादुई अस्त्र में बदल लूं। लेकिन अब लग रहा था कि यह रास्ता किसी काम का नहीं है और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा मेरा इंतजार कर रहा है। लू चांगशॉ की लंबी तलवार किसी को मिल गई थी, लेकिन उस तलवार के अलावा वहाँ और कुछ नहीं मिला। लू चांगशॉ का कोई पता नहीं था। लिंग जियान फेंग ने भी जांच के लिए लोग भेजे और जाहिर है किसी ने मुझे ढूंढ ही लिया। जब मैं सोच रहा था कि खुद को इस शक से कैसे बचाऊं, तभी नियसी अचानक आगे आया और बोला, उस समय मैंने जादुई चक्र चालू कर दिया था और अपने जूनियर भाई को नहीं बताया था कि चक्र को कैसे नियंत्रित करना है। वो एक तरह से वहाँ कैद था। निये शान के इतना कहते ही मुझ पर से सारा शक सीधे तौर पर खत्म हो गया। जब जांच करने वाले शिष्य वहाँ से चले गए, तब निये चियू ने मेरी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। उसने पूछा, कहीं लू चांगशॉ को सच में तुमने तो नहीं मारा? मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो ऊर्जा साधना के 7वें स्तर पर था। निये चियू ने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। लू चांगशॉ का मामला आखिर में ऐसे ही बिना किसी नतीजे के दब गया। मैंने भी चैन की सांस ली और अपना पूरा ध्यान जादुई चक्र और ऊर्जा साधना पर लगा दिया। 6 महीने बाद मेरी ऊर्जा और शारीरिक साधना दोनों 7वें स्तर के चरम पर पहुंच गईं। मैं मध्यम श्रेणी की जादुई तलवारें बनाने में माहिर हो चुका था और कई तरह के जादुई चक्र मुझे जुबानी याद थे। इन 6 महीनों में हालांकि न्यू वेंदाओ मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन मैं कभी कभी पुस्तकालय में किताबें पढ़ने जाता था और वहाँ मुझे उसकी प्रतिभा के किस्से सुनने को मिल ही जाते थे। तीनों शाखाओं की प्रतियोगिता में न्यू वेंदाओ ने अपने से ऊंचे स्तर वाले ऊर्जा साधना के 9वें स्तर के शिष्य को हरा दिया और चांगचुन को मात देकर पहला स्थान हासिल किया। और न्यू वेंदाओ मेरी बातों को बहुत मानता था। अपने गुरु के प्रति वह बेहद आज्ञाकारी था और अपने सभी सीनियर भाई बहनों का बहुत सम्मान करता था। उसने खुद को बिल्कुल बेदाग साबित कर दिया था। यहाँ तक कि लोग कहने लगे थे, अगर वो एक राक्षस न होता तो संप्रदाय के उत्तराधिकारी का पद उसे ही मिलता। और न्यू वेंदाओ की तो बस शुरुआत थी। वो अक्सर अपने साथियों के साथ पहाड़ से नीचे जाकर राक्षसों का खात्मा करता था। रही बात मुझ जैसे दोस्त की, उसने कभी किसी से मेरा जिक्र नहीं किया, मानो वो मुझे भूल ही गया हो। मुझे इस बात से बड़ी राहत मिली। आखिरकार मुझे लोगों की नजरों में नहीं आना पड़ेगा। हालांकि मैंने अपनी मेहनत कम नहीं की। संप्रदाय को उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत थी। यहाँ तक कि वे अक्सर महान जंगल में अमृता का पेड़ खोजने के लिए दल बनाकर जाते थे। जब मैं सोच रहा था कि अपनी शक्ति कैसे बढ़ाऊं, तभी बाहर के एक मिशन ने मुझे चौंका दिया। उस दिन निये हुई जैसे ही मिशन हॉल से वापस आया, वो मुझे 30 मील दूर झोंग्यांग शहर ले गया, जो महान कियान साम्राज्य का हिस्सा था। इस शहर में आम लोग और साधक एक साथ रहते थे और 3 बड़े परिवारों का इस शहर पर कब्जा था। निये चियू मुझे एक हवेली के सामने ले गया, जहाँ एक बूढ़े आदमी ने हमें अंदर बुलाया। आंगन में एक पुराना विलो का पेड़ था और उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की ध्यान मुद्रा में बैठे थे। लिंगशु संप्रदाय की अस्त्र शाखा का निये चियू आपको प्रणाम करता है मित्र, और ये मेरे जूनियर भाई हैं। निये चियू ने हाथ जोड़कर कहा। बूढ़े आदमी ने भी झुककर जवाब दिया, मैं लियू छिंग हूँ और वे दोनों मेरे पोता लियू शियान और पोती लियू छिंगलियुए हैं। अपनी साधना पूरी करने के बाद वे आपसे मिलेंगे। लेकिन निये चियू ने हाथ हिलाकर कहा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, बेहतर होगा कि हम सीधे काम की बात करें। लियू छिंग ने सिर हिलाया और अपना हाथ घुमाया। तभी रहस्यमयी रोशनी बिखेरते 3 खनिज पत्थर अचानक वहाँ प्रकट हो गए। निये हुई के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। ये तो शीत, लौह पत्थर, रक्त, ज्वाला पत्थर और वायु पत्थर हैं। मित्र, आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो आपको ये 3 शानदार सामग्रियां मिल गईं। लियू छिंग हल्का सा मुस्कुराया। ये हमारे पूर्वजों की अमानत है, अब सब आप दोनों तपस्वी मित्रों के भरोसे है। ये कहकर वो हमें तहखाने के एक गुप्त कमरे में ले गया। लियू छिंग के जाने के बाद निये चियू ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ थोड़ा अभ्यास कर लो, लेकिन यहाँ कोई भट्टी ही नहीं है और ऊपर से ये सारे अजीबोगरीब पत्थर हैं। मैंने हाथ हिलाते हुए मना किया,
वैसे भी इन रहस्यमयी चीजों पर मैं हाथ आजमाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ, सीनियर। लेकिन तभी नीच्यू ने अचानक मुझे पैसों की एक थैली थमा दी। तुम जाकर शहर में थोड़ा घूम फिर आओ। इन तीनों अजीब पत्थरों को पिघलाना बहुत मुश्किल काम है। इन्हें एक दिव्य तलवार में बदलने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने तो लग ही जाएंगे। मैंने पैसों की थैली ली और गुप्त कमरे से बाहर आ गया। मैं लियू छिंग से आराम करने के लिए एक कमरा मांगने ही वाला था कि तभी उसने एक पुराने विलो पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उस पेड़ के नीचे अपनी साधना कर सकते हो। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घेरा बना हुआ है। ठीक है, मैंने हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही मैं उस पुराने विलो पेड़ के पास पहुँचा, मुझे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सच में बहुत तेज थी, लेकिन हवा में एक हल्की सी मायावी आभा भी घुली हुई थी। अगर मैं खुद एक वृक्ष दानव नहीं होता तो शायद मुझे इस मायावी ऊर्जा का पता ही नहीं चलता। मैंने उस पुराने विलो पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ बिल्कुल शांत था, उसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लियू शियन और लियू छिंग युए तो बाहर घूमने चले गए थे। मैं वहाँ अकेला ही शांति से अपनी साधना करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू किया, वह पुराना विलो पेड़ भी हल्का सा हिलने लगा और वो भी मेरे साथ उस आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने लगा। तो सच में इसमें जान आ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने अभी साधना शुरू की है। इसकी चेतना अभी भी उलझी हुई है और ये पूरी तरह से एक दानव नहीं बन पाया है। चूँकि हम दोनों ही वृक्ष दानव हैं, इसलिए मैंने थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाने में उसकी मदद कर दी ताकि उसकी साधना थोड़ी तेज हो सके। मुझे क्या पता था कि मेरा यही एक छोटा सा नेक काम आगे चलकर मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाला इनाम देने वाला है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और मैं आखिरकार ऊर्जा साधना के 8वें स्तर पर पहुंच गया। लेकिन मैं अब और भी ज्यादा परेशान था। अगर पहले मैं खाने में बिल्कुल नरम लगता था, तो अब मैं खाने में थोड़ा कुरकुरा सा लगने लगा था। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे शरीर में अभी भी वो शक्ति नहीं आई थी जो होनी चाहिए। मैंने सिर उठाकर उस पुराने विलो पेड़ को देखा और अपने मन से ही उससे कहा, तुम्हारी साधना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूँ। यह कहकर मैंने वृक्ष दानवों की साधना के तरीकों को याद किया और उसे उस पुराने विलो पेड़ को सुनाने लगा। उसने अभी अपनी चेतना पाई थी, इसलिए उसे भाषा तो समझ नहीं आ रही थी। उसने बस अपनी डालियों को हिलाकर मुझे धन्यवाद कहा। साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और मुझे अपनी साधना का तरीका दिखाया। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसकी साधना का तरीका बहुत ही मामूली था, उसका कोई खास फायदा नहीं था। लेकिन अब यही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जमीन से अचानक एक तेज नीली रोशनी निकली और जमीन के अंदर से एक उंगली धीरे धीरे बाहर आने लगी। यह देखकर मैं एकदम सन्न रह गया। वो उंगली किसी भी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो किसी पत्थर की मूर्ति जैसी लग रही थी और उस पर बहुत ही बारीक रेखाएं और निशान बने हुए थे। मैंने उस पत्थर की उंगली को छुआ। शायद बहुत समय बीत जाने की वजह से और इस विलो पेड़ के सूखने की वजह से उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन बारीक निशानों ने मेरा ध्यान खींच लिया। वो किसी बहुत ही शक्तिशाली तंत्र की तरह लग रहे थे। जरूर इसी जादुई चीज ने इस विलो पेड़ को चेतना दी होगी। इसके अंदर की सारी ताकत इस पेड़ की खुराक बन चुकी थी। इसलिए मैंने उस पेड़ से पूछा कि ये चीज आखिर कहाँ से आई। वो विलो पेड़ जोर से हिला और उसी पल एक आध्यात्मिक ऊर्जा सीधी मेरे दिमाग में समा गई। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक बहुत ही विशाल परछाई उभर कर सामने आई। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन पत्थर की मूर्ति मेरे दिमाग में जिंदा हो उठी हो। उसके हर एक पत्थर पर वही बारीक निशान बने हुए थे और जो उंगली मेरे सामने थी वो तो महज उसकी एक सबसे छोटी उंगली थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस छोटी उंगली के निशानों को छोड़कर मैं उस मूर्ति का बाकी कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या उस मूर्ति पर बने हुए वो निशान प्राचीन दानवी चिन्ह थे? हमारे संप्रदाय की किताबों में इसका जिक्र था कि प्राचीन दानवी चिन्ह खून में छिपी एक विरासत होते हैं। ये तभी सामने आते हैं जब कोई प्राचीन दानव अपनी असली शक्ति को जगाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इनसे साधना के नए तरीके तक खोज निकाले थे। मैंने अपने हाथ में रखी उस प्राचीन दानव की उंगली को घूरते हुए सोचा। भले ही उसका सार खत्म हो गया था, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी। चूंकि मैं खुद को एक जादुई हथियार में नहीं बदल सकता, तो क्या एक अमर पेड़ का दानव होने के नाते मैं अपने शरीर पर भी जादुई चिन्ह उकेर सकता हूँ, बिल्कुल उन प्राचीन दानवों के चिन्हों की तरह। इसके बाद मैंने कुछ लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद मैंने आखिरकार उन्हें बना ही लिया और इसके जो नतीजे मिले उनसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिन लकड़ियों पर मैंने प्राचीन दानव चिन्ह उकेरे थे वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई थी। अगर इनमें आध्यात्मिक शक्ति डाली जाए तो इनकी मजबूती किसी निचले स्तर की जादुई तलवार जैसी हो जाएगी। अगर मैं इन्हें खुद पर उकेर लूं, तो मेरे स्तर का कोई भी जादुई हथियार मुझे काट नहीं पाएगा।
लेकिन अभी मुझे इस पर और भी खोज करनी होगी, जैसे कि मजबूती के अलावा इन प्राचीन दानव चिन्हों में और क्या क्या खूबियां हैं। आने वाले दिनों में मैंने बड़े भाई नियेचियो के दिए गए पैसों का इस्तेमाल किया। मैंने पास ही में लोहार की एक दुकान किराए पर ली और कुछ आसान से जादुई हथियार बनाने लगा। 3 दिन बाद मैंने एक लोहे की प्लेट पर उन जादुई चिन्हों को उकेरा और सच में वो लोहे की प्लेट और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसका स्तर लगभग 1 गुना बढ़ गया था। हालांकि मैंने तुरंत ही अपने शरीर पर उन चिन्हों को नहीं उकेरा। आमतौर पर रिफाइनिंग में जादुई चक्र उकेरने के लिए चक्र के हिसाब से सही चीजों को चुनना पड़ता है ताकि आध्यात्मिक शक्ति के बहाव के लिए एक सही जादुई हथियार बनाया जा सके। लेकिन मेरी स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। मुझे जादुई चक्र और चिन्हों को आपस में मिलाना होगा ताकि वो मेरे शरीर के हिसाब से ढल सके। जब मैं इन चिन्हों की खोज में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी मुझे अचानक खबर मिली कि मेरा दोस्त न्यू वेंदाओ भी मध्य नगर में आ गया है। उसने अकेले ही तीनों बड़े परिवारों के युवा चेलों को चुनौती दे डाली और उनसे जादुई जड़ी बूटियां भी छीन ली। यह सुनकर मेरा तो दिल ही धक से रह गया। यह बैल दानव थोड़ा शांत रहना क्यों नहीं सीखता? भले ही उसके पीछे लिंगशु संप्रदाय का हाथ है, लेकिन वो 3 बड़े परिवार कई सालों से मध्य नगर पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उनकी भी अपनी एक इज्जत है। न्यू वेंदाओ पक्का किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। मैंने उठकर खुफिया कमरे में बैठे नियेचियो के लिए खाना निकाला। जब मैं बाहर आया तो लियू चिंग का परिवार अभी भी न्यू वेंदाओ के बारे में ही बात कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, न्यू वेंदाओ के उन्हें पीटने के बाद क्या हुआ? लियू छिंग की पोती लियू छिंगयुए ने जवाब दिया, सुना है कि वो नगरपति की हवेली में गया था और नगरपति ने उसे दावत पर बुलाया है। वहीं पास खड़े लियू छिंग ने सारी बात भांपते हुए आगे कहा, नगरपति और उन तीनों बड़े परिवारों के बीच सालों से दुश्मनी चल रही है। ऐसे में नगरपति जरूर न्यू वेंदाओ को अपने साथ मिलाना चाहते होंगे ताकि वो न्यू वेंदाओ के जरिए लिंगशु संप्रदाय को भी इस लड़ाई में घसीट सके और फिर वो 3 बड़े परिवार उनके लिए कोई खतरा नहीं रह जाएंगे। हालांकि मुझे न्यू वेंदाओ का यह कदम बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। बड़े भाई चांगचुन और न्यू वेंदाओ के बीच तो कट्टर दुश्मनी है। अपने गुरु के अलावा न्यू वेंदाओ शायद ही किसी और ताकतवर बुजुर्ग को मदद के लिए बुला पाए। 3 बड़े परिवारों से पंगा लेकर उसने जो किया है, अब उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि न्यू वेंदाओ नगरपति के साथ हाथ मिला लेगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि नगरपति की हवेली से बाहर आने के बाद वो इतना खफा सा दिखेगा। यह खबर सुनते ही मेरे तो पसीने छूट गए। कहीं इस पागल न्यू वेंदाओ ने नगरपति से भी तो पंगा नहीं ले लिया? इस बैल दानव को किस बात का इतना घमंड है? या फिर मच्छरों ने इसका सारा दिमाग ही चाट लिया है? खैर, मैंने ज्यादा दखलंदाजी नहीं की। एक अमर पेड़ होने के नाते मेरा चुपचाप रहना ही बेहतर है। आखिर मुझे खाने वाला कोई भी अमर जो हो सकता है। इसके बाद मैं अपने कमरे में लौट आया और फिर से जादुई चिन्हों की खोज में लग गया। मैं चाहता था कि ये चिन्ह और चक्र मेरे शरीर के हिसाब से काम करें, लेकिन देखते ही देखते 15 दिन बीत गए और मेरी खोज किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। फिर एक दिन जब मैं नियेचियो को खाना देने गया तो बातों में मैंने उससे कहा, मैं खुद के लिए एक खास जादुई हथियार बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन जादुई चक्रों को कैसे बदला जाए। ये सुनकर नियेचियो मुस्कुराया और उसने एक जादुई तलवार और एक लंबी कटार निकालते हुए कहा, ये देखो, ये दोनों जादुई हथियार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों पर उकेरे गए जादुई चक्र बिल्कुल एक जैसे हैं। यह देखते ही मेरी सारी उलझन दूर हो गई। मैंने कहा, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैं समझ गया, चाहे तलवार हो, भाला हो या कोई और हथियार, या फिर लकड़ी और पत्थर ही क्यों न हो, व्यू हमेशा व्यू ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। बस अलग अलग चीजों पर उसकी छाप लगाने की जगह बदल जाती है। मुझे बस अपने भीतर झांक कर इस व्यू की छाप अपने अंदर उतारनी है। इसलिए मैं उस गुप्त कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे में वापस आकर मैंने खुद को समझना शुरू किया। ठीक 7 दिनों बाद मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर जादुई रून के रास्ते खोलने शुरू किए। जैसे ही मेरी तर्जनी उंगली पर रून की छाप पड़ी, मेरे दिमाग में दिखने वाली वो खून की नसें जैसे जिंदा हो उठी और वो पेड़ के तने पर हर तरफ फैलने लगी। एक बेहद मजबूत और भारी ऊर्जा वहाँ फैल गई। मेरी उंगली पर रून आसानी से छप गया था। इसके बाद मैंने जुआनजिंग तलवार व्यूह को उतारना शुरू किया। खून की नसें एक बार फिर आपस में जुड़ने लगी। एक बहुत ही तेज और प्राचीन ऊर्जा वहाँ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों पुराना दानव जाग रहा हो। मैंने एक बेहतरीन जादुई तलवार निकाली और खुद पर ही एक वार कर दिया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिर धातु के टकराने की आवाज आई, पर मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। हा, अब मेरे स्तर का कोई भी हथियार मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरी शारीरिक शक्ति बढ़कर 8वें स्तर की शुरुआत तक पहुंच चुकी है।
मुझे अपनी नस में एक अधीन ताकत बहती हुई महसूस हो रही थी। मैं खुशी से झूमता हुआ कमरे से बाहर निकला। मैंने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि मुझे पता चला न्यू वेंदाओ शहर के बाहर झोंगयांग शहर के नौजवानों को चुनौती दे रहा है। ये सुनते ही मैं तेजी से शहर के दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह भी को चीरते हुए आगे बढ़ा। दीवार पर चाह कर देखा तो नीचे घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। लगभग 100 QI स्तर के साधकों ने न्यू वेंदाओ को घेरने के लिए एक व्यूह रच रखा था, पर न्यू वेंदाओ के सामने ये व्यूह कुछ भी नहीं था। उसने अपने लोहे के डंडे को ऐसी तेजी से घुमाया कि आस पास के साधक उसे छूते ही बुरी तरह जख्मी हो गए। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इनमें से ज्यादातर साधक 9वें स्तर पर थे, फिर भी न्यू वेंदाओ अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। यही तो प्राचीन दानव के खून की ताकत है। 9वें स्तर के एक शिष्य ने गुस्से से कहा, न्यू वेंदाओ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कभी न कभी तो उसकी सारी ताकत खत्म होगी ही। हमें बस इस व्यूह की मदद से उसे थकाना है। ये सुनकर न्यू वेंदाओ आग बबूला हो गया। कमीने और घटिया लोग, मैं एक आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे परिवार के लोगों को नहीं मारा, बल्कि तुम लोगों ने ही पीछे मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे। ये कहते ही उसके लोहे के डंडे से एक तेज रोशनी निकलने लगी और वो उस साधक की तरफ तेजी से झपटा, पर अगले ही पल एक हादसा हो गया। दूर से एक तीर सरसनाता हुआ आया, सीधा न्यू वेंदाओ की पीठ की तरफ। खतरा, कोई न्यू वेंदाओ को मारना चाहता है। सत्यानाश, वो मरना नहीं चाहिए। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर न्यू वेंदाओ मर गया तो लिंगशु संप्रदाय का गुस्सा सहन नहीं होगा और उसकी आंच उन सब पर भी आएगी। ऐसे नाजुक वक्त पर एक लंबी तलवार टूटते तारे की तरह उड़ती हुई आई, पर जैसे ही वो तीर उस तलवार से टकराया, वो तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। लेकिन शुक्र है कि वो तीर थोड़ा सा धीमा जरूर पड़ गया, जिससे न्यू वेंदाओ को थोड़ा वक्त मिल गया। वो तुरंत पीछे हटा और उसके शरीर के चारों तरफ एक सुनहरी ढाल बन गई। पर आखिर में उस तीर ने ढाल को तोड़ दिया और न्यू वेंदाओ के बांह के आर पार हो गया और सीधा जमीन में जा धंसा। हालांकि उसे चोट आई थी, पर जान बच गई थी। इससे न्यू वेंदाओ ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर अगले ही पल वो तीर वापस हवा में उड़ने लगा और एक बार फिर न्यू वेंदाओ की तरफ लपका। तुम्हारी ये मजाल, लिंगशु संप्रदाय के एक उच्च स्तर के साधक ने गुस्से में आते हुए दहाड़ लगाई। उसने आते ही सबसे पहले न्यू वेंदाओ को पकड़ा और पलक झपकते ही दोनों वहाँ से गायब हो गए। ये सब देखने के बाद मैं भी उस दीवार से चला गया। आस पास खड़े साधक हैरानी से आपस में बात करने लगे। क्या वो इंसान भी लिंगशु संप्रदाय का ही शिष्य था? पता नहीं, बस इतना देखा कि उसने एक तलवार फेंकी और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक गुप्त कमरे में न्यू वेंदाओ ने रूहानी दवा खाकर अपनी चोटों को काबू में किया। तभी एक आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें छुपकर तीर चलाने वाला नहीं मिला। उसकी तकनीक बहुत ही कमाल की थी। वो कम से कम झू जी के मध्य स्तर का तो होगा ही। लेकिन न्यू वेंदाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सीनियर भाई, क्या आपको पता है कि लिंगशु गुफा के कितने लोग झोंगयांग शहर आए हैं? उस जवान आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तुम्हें शक है कि वो अपने ही कबीले का कोई आदमी है? मैं पता लगाता हूँ, 3 दिन बाद तुम्हें खबर दूंगा। जल्द ही उस गुप्त कमरे में सिर्फ न्यू वेंदाओ अकेला रह गया। उसने वो टूटी हुई तलवार उठाई। उसे मेरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जब से मैंने और सीनियर भाई नियचियो ने हथियार बनाए थे, उसके बाद से वो मुझसे मिलने कभी नहीं आया। कभी सोचा नहीं था कि आज मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं यहाँ आ ही गया था तो उससे मिलने क्यों नहीं गया। फिर अगले दिन न्यू वेंदाओ ने मेरे रुकने की जगह का पता लगा लिया। वो सीधे मेरे पास आना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे लोगों की नजरों में आना पसंद नहीं है और वैसे भी उस पर भी लोग नजर रखे हुए थे। इसलिए उसने सब्र किया और रात होने तक का इंतजार किया। फिर वो अकेला जमीन के नीचे से छुपकर निकल पड़ा। उसी वक्त चिंग लियू आंगन में, मैं और लियू चिंग युए आंगन में आराम कर रहे थे। तभी अचानक लियू चिंग ने भौहें सिकोड़ी और कमरे से बाहर निकलकर बोला, आधी रात को कौन सा दोस्त यहाँ आया है? उसके इतना कहते ही वहाँ अचानक एक हलचल हुई। न्यू वेंदाओ जमीन से बाहर निकला और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जूनियर न्यू वेंदाओ सीनियर को प्रणाम करता है। मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। ये सुनकर लियू चिंग युए ने अचानक अपनी आंखें खोली और बहुत उत्साहित होकर न्यू वेंदाओ को देखने लगी। उसकी नज़रों में न्यू वेंदाओ प्राचीन याओ कबीले का एक जीनियस था। उसका रुतबा इतना बड़ा था कि उससे मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज वो खुद चलकर उसके घर आया था। लियू चिंग भी थोड़ा हैरान रह गया। तुम्हारा दोस्त कौन है? न्यू वेंदाओ ने मेरी तरफ देखा, जिसने अभी अभी आंखें खोली थी। तुम झोंगयांग शहर आए तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तभी मैंने आराम से जवाब दिया, तुमसे मिलने आता ताकि मैं भी तुम्हारे साथ पिट सकूं। न्यू वेंदाओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पिछली बार जो हुआ वो बस एक हादसा था।
इससे पहले मैंने अपने बराबर वालों को हमेशा धूल चटाई है, कोई भी मेरे टक्कर का नहीं था। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। मैंने जो लोहार की दुकान किराए पर ली है वो ज्यादा शांत है। ये कहकर मैं जमीन के रास्ते निकल पड़ा। न्यू वेंदाओ भी फटाफट मेरे पीछे आया। लोहार की दुकान पर पहुंचकर मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारी चोटें कैसी हैं? न्यू वेंदाओ एकदम बेफिक्र लग रहा था। बस थोड़ी बहुत मामूली चोटें आई हैं, कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस बार मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मुझे तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ये कहते ही उसके बोलने का अंदाजा अचानक बदल गया। उसने कड़क आवाज में कहा, एक बार मेरे जख्म ठीक हो जाएं, फिर मैं उन सब से चुन कर बदला लूंगा। लेकिन तभी मुझे हाल ही में उड़ी अफवाहों का ध्यान आया और मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हारे इस भैंस जैसे दिमाग में भूसा भरा है? जब तुमने कभी शहर के मालिक का मजाक नहीं उड़ाया तो फिर ऐसी अफवाह क्यों फैली कि तुम उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते? न्यू वेंदाओ ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या ये सब चुन की चाल है? मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था, जब किसी को दूसरे का राज पता चल जाता है तो वो सामने वाले को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें चुन का राज पता चल गया है? लेकिन न्यू वेंदाओ ने एक बड़ी अजीब बात कही, वो मेरे जैसा ही है। नहीं, बल्कि मुझसे भी गया गुजरा है। मेरे चेहरे पर उलझन थी। तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन न्यू वेंदाओ की अगली बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चुन एक आधा याओ है, वो एक इंसान और याओ की पैदाइश है। मेरी भौहें तन गईं। कबीले के मुखिया किसी आधे याओ को अपना खास शिष्य कैसे बना सकते हैं? न्यू वेंदाओ ने सोचते हुए कहा, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही। जब मैं चुन को हरा दूंगा तो उससे ये सच जरूर उगलवा लूंगा। अगर एक आधा याओ उनका सबसे बड़ा शिष्य बन सकता है और कबीले की गद्दी का वारिस बनने के काबिल हो सकता है, तो फिर मैं एक प्राचीन याओ होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तक कहने के बाद न्यू वेंदाओ का चेहरा जोश से चमक रहा था। मेरी ताकत ज्यादा है। तुमने ही तो कहा था कि ताकतवर का राज ही कुदरत का नियम है। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दूंगा। संप्रदाय के प्रमुख का हाथ उसके सिर पर है। भले ही वो आधा दानव तुमसे कमजोर हो, लेकिन उसमें आधा इंसानी खून भी तो है। मगर तभी न्यू वेंदाओ ने एक चौंकाने वाला राज खोल दिया। प्रमुख जी की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। चुन को वापस लाते समय उन्हें गहरी चोट लगी थी, जिससे उनकी उम्र कम हो गई। वो लंबे समय से उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो अब बस 20-30 साल ही और जी पाएंगे। यह सुनकर मुझे याद आया कि जब मैं किताबों के तहखाने में था, तब लू चांगशो और बाकी लोग उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी ढूंढ रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो प्रमुख जी के लिए था, और वो दानव साधना की तकनीक भी चांगचुन के लिए ही ढूंढी गई थी। हालांकि अब सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन मुझे न्यू वेंदाओ की चिंता और सताने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक अधूरा प्राचीन दानव प्रतीक है। उम्मीद है कि ये तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर मैंने वो पत्थर की उंगली उसे दे दी, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। न्यू वेंदाओ ने जैसे ही उस पत्थर की उंगली को पकड़ा, उसका पूरा शरीर अचानक से कांप उठा। ये तो एक प्राचीन दानव की उंगली है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक आदमखोर प्राचीन दानव की छोटी उंगली का हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे किसी काम का है या नहीं। लेकिन न्यू वेंदाओ तो खुशी से पागल हो रहा था। काम का है भाई, ये बहुत काम का है। एक बार मैं इस प्राचीन दानव प्रतीक को अच्छी तरह समझ लूं, तो शायद मेरे खून की ताकत और भी ज्यादा जागृत हो जाएगी। न्यू वेंदाओ ने समझाते हुए कहा, जब साधना एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, तो इंसान इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझ सकता है और दाव प्रतीकों को बना सकता है। और ये प्राचीन दानव प्रतीक भी उसी का एक हिस्सा है। ये खून के जरिए अगली पीढ़ियों में जाते हैं, इसीलिए तो हम प्राचीन दानवों की पैदाइशी ताकत इतनी ज्यादा होती है। मैं समझ गया, तो क्या इंसानों में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल, बस मेरे पिता ने कभी ऐसा कोई प्रतिभाशाली इंसान नहीं देखा। न्यू वेंदाओ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, आगे चलकर जब मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा तो उनसे मुकाबला जरूर करूंगा। देखेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैंने सिर हिलाते हुए कहा, लड़ने भिड़ने का शौक थोड़ा कम रखो। कुछ और साल चैन से जी लोगे तो क्या बुरा है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। भविष्य में मौका मिला तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। न्यू वेंदाओ ने गर्व से अपनी छाती ठोकते हुए कहा, हाँ, तुम्हें आना ही होगा। जब मैं संप्रदाय का प्रमुख बन जाऊंगा तो तुम्हें एक वरिष्ठ एल्डर का पद दूंगा। न्यू वेंदाओ वहाँ से चला गया और मैं भी शांति से अपनी साधना करने के लिए वापस चिंग लियू कोर्टयार्ड आ गया। उससे बात करने के बाद मुझे प्राचीन दानव प्रतीकों की शुरुआती समझ मिल गई थी। मैं इस बात पर शोध करने लगा कि अपनी साधना के तरीकों को छपे हुए जादुई घेरों और प्रतीकों के साथ कैसे जोड़ा जाए।
ऐसा करके ही मैं अपना खुद का एक अनोखा प्रतीक बना सकता था। उधर न्यू वेंडाओ पर हुए धोखे से तीर के हमले की खबर ने जल्द ही पूरे लिंग शूडोंग तिएन में खलबली मचा दी थी। उसके गुरु बाई यू चुआन खुद वहां आए। वो 15 दिनों तक केंद्रीय शहर में रुके रहे और जब तक न्यू वेंडाओ के घाव पूरी तरह भर नहीं गए वो वहां से नहीं गए। हालांकि तीर चलाने वाले का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना ने तीनों बड़े परिवारों और शहर के मालिक को दबाकर रख दिया था ताकि वो खुलेआम न्यू वेंडाओ के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत न कर सके। वहीं दूसरी तरफ नी चियू ने भी आखिरकार 2 जादुई तलवारें बना ही ली थीं। लिu चिंग इससे बहुत खुश था और उसने इनाम के तौर पर उसे सच्ची ऊर्जा वाली गोलियां और साधना वाली गोलियां दी। मैं और नी चियू केंद्रीय शहर से निकलकर वापस लिंग शूडोंग तिएन लौट आए। लिu चिंग ने भी अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि उसकी पोती लिu चिंग यूएनए चिंग श्वानडोंग तिएन संप्रदाय में प्रवेश ले लिया था और उसे उसकी देखभाल के लिए साथ जाना था। 6 महीने बाद मेरी साधना ची इकट्ठा करने के 8वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच गई और मेरा शारीरिक प्रशिक्षण भी लगभग 8वें स्तर के मध्य में था। न्यू वेंडाओ काफी शांत था, लेकिन उसकी तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ची इकट्ठा करने के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। उसके खून की ताकत भी और ज्यादा जागृत हो चुकी थी। शायद उसने उस पत्थर की उंगली के प्रतीक पर महारत हासिल कर ली थी। उधर चांगचुन ने भी जबरदस्त तरक्की की थी। वो अब ची इकट्ठा करने के 9वें स्तर के अंतिम चरण में था। वो ये दावा कर रहा था कि 3 साल के अंदर वो पक्के तौर पर अपनी साधना की बुनियाद बना लेगा और सबसे बड़े शिष्य के रूप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। मुझे लगा था कि जिंदगी ऐसे ही शांति से कटती रहेगी, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक घंटे की तेज आवाज पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। जुन चियू तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला। मेरे चेहरे पर उलझन थी। बिना किसी कारण के शिष्यों को ऐसे क्यों बुलाया जा रहा है? चलो चल कर देखते हैं। मैं ये हुई के पीछे छोटी की ओर गया। जब सारे शिष्य इकट्ठा हो गए तब मुख्य एल्डर गु हेंगटोंग ने घोषणा की, मैंने तुम सबको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपने के लिए बुलाया है और वो काम है अगली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। एक शिष्य ने पूछा, एल्डर 2 साल में एक बार होने वाली इस प्रतियोगिता का समय तो अभी नहीं आया है ना? इस पर मुख्य एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा, इस बार की प्रतियोगिता पहले जैसी नहीं होगी। यह शुयुए डोंगटियान और चिंगशुआन डोंगटियान के साथ हम तीनों महान संप्रदायों के बीच का मुकाबला होगा। मुख्य एल्डर के चेहरे पर गंभीरता थी। यह हम सबके एक साथ आगे बढ़ने के लिए है। मास्टर का आदेश है। अगर हम उन दोनों संप्रदायों को हरा देते हैं तो कई तरह की कीमती दवाइयाँ, यहाँ तक कि दुर्लभ पत्थर और सामग्रियाँ भी इनाम में दी जाएंगी। यह सुनकर सारे शिष्य जोश से भर गए और हिस्सा लेना चाहते थे। बस एक मैं ही था जिसका इसमें भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हैं, वो मेरी अमृता की तकनीक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न्यू वेंडाओ तो पक्का इसमें हिस्सा लेगा। वो जवान और गर्म खून वाला बैल यकीनन अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा होगा और प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने के सपने देख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ नी चियू वापस आते ही सीधे ची रिफाइनिंग रूम में जा घुसा और एकांत में कल्टीवेशन करने लगा और मैं भी हमेशा की तरह अपनी ची रिफाइनिंग की प्रैक्टिस करता रहा। कभी कभी मैं बाहर जाकर किताबें पढ़ लेता या शिष्यों क्यों कुछ संप्रदाय की बातें करते हुए सुन लिया करता था। मैंने सुना है कि चांगचुन और न्यू वेंडाओ ने आपस में शर्त लगाई है, इस बार जो भी संप्रदाय को जीत दिलाएगा वही हमारा बड़ा सीनियर ब्रदर बनेगा। संप्रदाय के कुछ शिष्य न्यू वेंडाओ का समर्थन कर रहे थे तो कुछ चांगचुन के पक्ष में थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और फिर पीछे मुड़कर चल दिया। चांगचुन की यह पीछे हटने का दिखावा करके आगे बढ़ने वाली चाल वाकई बहुत ही शानदार है। उसने बहुत से शिष्यों की सहानुभूति जीत ली है। बड़े सीनियर ब्रदर की पदवी को दांव पर लगाना साफ तौर पर न्यू वेंडाओ के लिए बिछाया गया एक जाल है। बस उम्मीद है कि वो बैल दानव इस बार थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। मेरे शरीर की ताकत अब और भी बढ़ चुकी थी और ची रिफाइनिंग में भी मैं 8वें स्तर के चरम पर पहुंचने ही वाला था। उस रात मैं कल्टीवेशन कर रहा था, तभी न्यू वेंडाओ अचानक मुझसे मिलने आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो पूरे जोश में आकर बोला, मौका आ गया है दोस्त, मैं बहुत जल्द बड़ा सीनियर ब्रदर बनने वाला हूँ और संप्रदाय के मास्टर का अगला वारिस भी मैं ही होऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से बस एक हल्की सी आह निकल गई। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यह कोई जाल भी तो हो सकता है? भला चांगचुन बड़े सीनियर ब्रदर की पदवी को ऐसे ही दांव पर क्यों लगाएगा? लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट न्यू वेंडाओ जोर से हंस पड़ा। मुझे पता है मेरे मास्टर ने भी यही कहा था कि यह एक जाल है, पर फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्हें मेरी ताकत पर पूरा भरोसा है। अगर यह जाल है भी तो क्या हुआ? मैं न्यू वेंडाओ उसके बिछाए हुए जाल को अपने पैरों तले कुचल कर रख दूंगा और उसकी कुर्सी छीन लूंगा।
यह कहते कहते न्यू वेंडाओ ने अचानक मेरी पीठ थपथपाई। ये सब तुम्हारी दी हुई उस तर्जनी उंगली की वजह से है। मैंने उस पर बने मंत्रों को अच्छी तरह समझ लिया है और मेरी ब्लड लाइन की ताकत भी अब पहले से ज्यादा जाग चुकी है। ची रिफाइनिंग के स्तर में अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। चांगचुन चाहे कितनी भी गहरी चालें चल ले, वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है। मैं उसे फिर से चेतावनी दिए बिना नहीं रह सका, और अगर उसने फिर से कोई पीठ पीछे वार किया तो मास्टर ने मुझे बचाव का एक नया तरीका दिया है। उसकी तलवार का वार अब मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। न्यू वेंडाओ ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। लेकिन न्यू वेंडाओ को इतने ज्यादा आत्मविश्वास में देखकर मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी, पर वो अभी इतना जोश में था कि मुझे उसे और कुछ समझाना ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें कामयाबी मिले, लेकिन हर कदम पर सावधानी बरतना ही समझदारी है। मेरी बात पर न्यू वेंडाओ ने बस एक चौड़ी सी मुस्कान दी। फिक्र मत करो, इस बार सब एकदम बढ़िया होगा। यह कहकर वो लिन जियानफिंग छोटी की ओर वापस लौट गया। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी चिंता बेमानी हो। मैंने एक हल्की सी आह भरी और शांति से अपने कल्टीवेशन में लग गया। पर सच कहूँ तो मेरे दिमाग में बस एक ही सबसे अहम सवाल घूम रहा था। संप्रदाय के मास्टर चांगचुन जैसे एक अर्ध दानव को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? यहाँ तक कि वो दानवों के कल्टीवेशन की तकनीकें भी खोज कर ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसके लिए सही तरीका निकाला जा सके। अगर कोई गहरी साजिश है भी तो उसकी जांच करना मेरे बस की बात नहीं है। ये सोचकर मैंने इन ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया। सच कहूँ तो मुझे चांगचुन में भी थोड़ी दिलचस्पी थी, जैसे कि उसकी साधना विधि जो मुझे चाहिए, पर कोई जल्दी नहीं है। एक अमर वृक्ष दानव होने के नाते मेरे पास समय ही समय है। संप्रदाय के प्रमुख के पास अब केवल 20-30 साल का ही जीवन बचा है। बस थोड़ा धैर्य रखना है। ये विद्याएं मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगी। यह सब सोचकर मैंने अपना मन शांत किया और फिर से अपनी साधना में लग गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी साधना एक जगह आकर रुक जाएगी। जब मी क्यू को यह पता चला तो उसने सलाह दी कि यह अर्थ साधना में मदद कर सकता है और उच्च कोटि की ऊर्जा गोलियों से भी बेहतर है। यह सुनते ही मुझे तुरंत लियू छिंग युए की याद आ गई। उन्होंने उस समय छिंग श्वान संप्रदाय में प्रवेश लिया था। इसलिए एक बार जब मैं किसी काम से बाहर गया तो मैं फिर से छिंग लियू प्रांगण पहुंचा। मुझे लगा था कि चूंकि अब तीनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो लियू छिंग युए और लियू छिंग वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो मुझे हैरानी हुई। दरवाजा लियू छिंग युए ने ही खोला। वह भी मुझे वहाँ देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ। मैंने झट से उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैंने सुना है कि छिंगश्वान संप्रदाय के पास रहस्यमयी आत्मा का अर्क है जो साधना में मदद करता है। क्या छिंग युए मित्र के पास वह अर्क मिलेगा? मैं इसके बदले में जादुई हथियार या ऊर्जा की गोलियां दे सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर लियू छिंग युए ने थोड़ी थ्योरियां चढ़ाई और कहा, वो तो सब खत्म हो गया। ये सुनकर मैंने कहा, लगता है यह मेरी किस्मत में नहीं था, मैं बस जाने ही वाला था। तभी लियू छिंग युए ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें तो शायद आपको बहुत सारा रहस्यमयी अर्क मिल सकता है। मैंने जल्दी से पूछा कि वह काम क्या है, और लियू छिंग युए ने जो आगे कहा, अगर आप किसी तरह न्यू वेन दाओ को मना ले तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 100 बूंद रहस्यमयी अर्क मिलेगा। लियू छिंग युए ने समझाया कि यह उनके संप्रदाय का प्रस्ताव है, क्योंकि न्यू वेन दाओ एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्राचीन दानव है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन लिंगशु संप्रदाय में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वहाँ रहने से उसकी प्रतिभा बस बर्बाद ही होगी। लेकिन अगर वह छिंग श्वान संप्रदाय में आता है तो वह शांति से साधना कर सकेगा और हम उसे इससे भी बड़े संप्रदाय में भेज देंगे। यह सुनकर मैं चुप हो गया। लियू छिंग युए की बातों ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया था। छिंग श्वान संप्रदाय के पीछे भी कोई बहुत बड़ा संप्रदाय है। मैंने काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए कहा, अभी यह नामुमकिन है। न्यू वेन दाओ अभी सफलता के शिखर पर है, और वैसे भी मैं छिंग श्वान संप्रदाय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो कुछ समय इंतजार करते हैं। लियू छिंग युए थोड़ा मुस्कुराया, अगर बाद में आपका मन बदले तो मुझे खोजने छिंग यू प्रांगण आ जाना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन जब मेरी नजर अचानक आंगन में खड़े उस विलो पेड़ के दानव पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इस पेड़ के पत्ते इतने कम कैसे हो गए? लेकिन लियू छिंग युए के जवाब ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। उसने कहा, इस विलो पेड़ में अब जान आ गई है। कोई आम जानवर इसे नहीं खा सकता। जरूर किसी मायावी दानव ने इसे चुरा कर खाया होगा। उस बूढ़े पेड़ का दानव बनना लियू छिंग युए के परिवार से छिप नहीं सकता था। लेकिन लियू छिंग युए ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बात सुनकर
मुझे तुरंत समझ आ जाएगा कि इसे किसने चुरा कर खाया है। इसलिए मैं झट से एक हवेली की तरफ निकल पड़ा। जुन चिऊ और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बाकी बुजुर्ग यहीं ठहरे हुए थे। मैंने नी क्यू से कहा कि वह न्यू वेन दाओ से मेरी मुलाकात तय करवाए। आखिर मेरी अभी जो हैसियत है उस हिसाब से मैं उससे सीधे नहीं मिल सकता था। उसके बाद मैं किराए पर ली गई लोहार की दुकान पर पहुंचा। मैं आधी रात तक वहां काम में लगा रहा। तभी अचानक जमीन में जादुई ऊर्जा की हलचल हुई और न्यू वेन दाओ ने जमीन के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो जो मुझे ढूंढ रहे थे? लेकिन मैंने उसे एक बहुत ही अजीब जवाब दिया, मुसीबत में मैं नहीं, तुम फंसने वाले हो। क्या तुम्हें छिंग यू प्रांगण याद है? यह सुनकर न्यू वेन दाओ का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने छुपकर पत्ते खाए हैं? अरे मैंने तो बस कुछ ही पत्ते खाए थे, इसके लिए वो मेरी जान के पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे ना। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी न्यू वेन दाओ ने सहमते हुए कहा, क्या ऐसा ठीक रहेगा कि मैं हरजाने के तौर पर उन्हें एक जादुई अस्त्र दे दूं? मैंने धीरे से खांसते हुए अपना गला साफ किया। वो विलो का पेड़ अब एक जादुई आत्मा बन चुका है और वो पत्थर की अंगूठी भी उसी ने दी थी। तुम पर उसका एहसान है, फिर तुम उसी के पत्ते कैसे खा सकते हो? न्यू वेन दाओ ने किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह अपना सिर झुका लिया। मैंने भरपाई के लिए उसे अपनी प्राण ऊर्जा की गोली दी थी। जब मेरे पास और चीजें आएंगी तो मैं उसका एहसान चुका दूंगा। आगे से मैं खाने के लिए कोई दूसरा पेड़ चुन लूंगा। हालांकि आम पेड़ों का स्वाद थोड़ा फीका होता है। उसकी बात सुनकर मैंने हताश होकर अपना माथा पकड़ लिया। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे इन पत्तों के बारे में कोई बात नहीं करनी। आज जब मैं चिंग लियू आंगन गया था तो लियू चिंग यू तुम्हें अपने चिंग शुआन संप्रदाय में शामिल करना चाहती थी। हालांकि न्यू वेन दाओ, यह सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ ली और बोला, मैं यहाँ सबसे बड़ा शिष्य बनने ही वाला हूँ, तो मैं उस चिंग शुआन संप्रदाय में क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मैं न्यू वेन दाओ एक एहसानमंद इंसान हूँ। मेरे गुरुजी अभी भी लिंग शु संप्रदाय में ही हैं। न्यू वेन दाओ काफी जज्बाती हो गया था और उसने एक ही सांस में बहुत कुछ कह डाला। मैं बस खामोशी से उसे देखता रहा और जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं कर चुका मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस ऐसे ही जिक्र किया था। मुझे भी नहीं पता कि वो संप्रदाय अच्छा है या बुरा, लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है। क्या बात? न्यू वेन दाओ का चेहरा उलझन से भरा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही कि चिंग छुआन संप्रदाय की नजरें भी अब तुम पर पड़ चुकी हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लोगों की नजरों में आ रहे हो? और ऐसे वक्त में गड़बड़ होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अपनी जान बचाने के लिए कुछ तरकीबें तैयार रखना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और अगर सच में कोई मुसीबत आ जाए तो यहाँ से बहुत दूर चले जाना।